शेयर कर सकूं। और मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उसका जो साइज है काफी बड़ा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय प्लान टू गेट रिचार्ज्ड विद इन अ डे और विद इन दिस वीक। और उसके बाद मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसको मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरे के पूरे सारे अपलोड कर लूँ, बिकॉज अपलोड टाइम भी लग रहा है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा है, 4-5 GB जितना है। तो यस, आई मे लीव द लेक्चर बिकॉज माई बैटरी 16। ओके ओके, फाइन धवल, आई विल टेक योर अटेंडेंस, I will count your attendance, so no worries. Okay, no problem. Fine. So, um, so that way I will be uploading these sessions very soon, hopefully. And I think Prajakta is in this class, or Prajakta is in CD division. Okay. Many of you are having battery issues. Maybe what we can do is I can keep the session till I will try to wrap up this session as soon as possible, so that whatever issues you have, you all can manage with it. देयर इज रीजनेबल रेन, काफी अच्छा बारिश गिर रहा है, तो देखेंगे, वी विल सी हाउ मच टाइम डू वी नीड टू टेक। सो प्राजक्ता हैड एक्चुअली, मे आई नो इफ प्राजक्ता इज इन सी और डी डिवीजन और शी इज इन ए बी सी? Okay, fine, never mind. Let us start covering the sessions. So we are through with area lights and everything, right? We are through with point lights, we are through with spotlights, and we are through with the uh, area lights and point lights and spotlights and all the lights that we have. We have seen a few direction light also. Okay, so now let us look at the mesh light. Okay, let us look at the mesh light. So mesh light is the light which happens to be illuminating by itself. Okay, what do I mean uh, by uh, by naming it as a self-illuminating object? अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका शेप चेंज होता है, जिसका शेप जो है इट विल चेंज विद द इट विल चेंज विद द सरफेस। यानी अगर कोई ऐसी ट्यूबलाइट है जो कि टेढ़ी मेढ़ी है, जो कि हेलिकल शेप की है, तो आप ऐसी हेलिकल शेप वाली लाइट कहाँ से लाओगे? अगर आपको उसी लाइट को प्रॉपरली इल्यूमिनेट करना है, या फिर आपकी कोई टेक्स्ट हो गई, आपकी कोई ऐसी टेक्स्ट है जिसके ऊपर टेढ़े मेढ़े लाइंस है, और उस लाइन को आपको उसको इल्यूमिनेट करना है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि कोई स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर, अगर एरिया लाइट अगर मैश लाइट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, तो फिर मॉनिटर स्क्रीन भी तो मैश लाइट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स का वो जो क्वेरी है वो रॉन्ग नहीं है। इवन यू कैन से कि अगर मॉनिटर खुद भी एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन बिकॉज ये रेक्टेंगल है, बिकॉज इसका शेप जो है काफी कॉमन है, तो मैश लाइट के अंदर से लाइट एमिट करना इट्स अ बिट ऑफ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। या तो कह सकते हैं कि उसके लिए आपको इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन ऑन करना पड़ता है माया सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि एक प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है, और उसके अंदर आपका जो फ्लिकर्स है, आपको उसके अंदर फ्लिकर्स और जिटर्स आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैश लाइट हम तभी यूज करते हैं जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए, या फिर उसका कोई और सॉल्यूशन ना हो। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो ये जो कर्वेचर है होर्डिंग का, ये जो होर्डिंग का कर्वेचर है, ये इस ये आप किसी भी लाइट को ऐसे बेंड नहीं कर सकते। आप अगर एरिया लाइट लोगे तो आपको फेक करना पड़ेगा कि एक एरिया लाइट आप ऐसे लगाओगे, दूसरी एरिया लाइट आप ऐसे लगाओगे 90 डिग्री में, तब जाके वो नीचे की तरफ ऐसे आपको एक ही लाइट दिखेगी। लेकिन अगर आपको ओरिजिनली अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि इसी होर्डिंग के अंदर से लाइट निकल रही है, तो फिर आपको मैश लाइट, या तो टेक्सचर के अंदर से आपका जो मटेरियल है उसी के अंदर से लाइट एमिट हो पाए, उस टाइप का कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।
ओके, सो दैट वी कॉल इट एज अ मैश लाइट। तो एरिया लाइट और मैश लाइट के अंदर मैं कहूंगा कि इट्स अबाउट यूजिंग इट वाइजली। जहां पे बहुत जरूरत है वहां पे मैश लाइट यूज करो, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे अपनी जो डायरेक्ट लाइट्स है जैसे पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट, उसको यूज करके उस टाइप की इफेक्ट आप अचीव करने की ट्राई करो। ओके, सो आर वी थ्रू सो फार? सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, एवरीवन इज गेटिंग इट राइट? ऑल द स्टूडेंट्स, everyone is awake, or only I am the one who is awake right now? Okay, fine, fine, no issues, fine. So basically, see now this sample that we are seeing, whatever is written over here, is, I can call it as a mesh light. Okay, because the text that is of different shape, this text is having a very peculiar shape, और इसके हिसाब से पूरा जो आपका ये बोर्ड है, या तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। करेक्ट? सो दिस वे आई थिंक दैट इसके अंदर आपको मैच लाइट ही यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज डायनामिक। ये कोई भी शेप ले सकता है, कोई भी हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। सो दैट इज वाई दिस लाइट आई विल कॉल इट एज एन मैश लाइट। इसको हम मैश लाइट कहेंगे। ओके, अभी ये भी है, इसके अंदर भी क्या होगा कि जहां जहां पे ये रेड, ये जो सरफेस है, ये अपनी लाइट को एमिट करेगी। अभी इसके अंदर हम, यानी इसके अंदर चेंज होती रहती है। इसके अंदर जो इसका आपने देखा होगा कि जो सिल्वर बॉल होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसके अंदर से भी जो लाइट एमिट होती है वो डायनामिक होती है। तो हर एक स्ट्रीक के हिसाब से वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा वेरिएशन लाएगी। तो अगर वो उसके लिए आप मैश लाइट यूज करते हो तो उससे क्या होगा कि ये हर एक लाइट का अपना एक इंडिविजुअलिटी मिल जाएगा, और उस वजह से जहां जहां पे ये स्ट्रीक दिखेगी वहां वहां पे लाइट दिखेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मैश बना के आप पॉइंट लाइट से उसको ट्विक करो, आप पॉइंट लाइट से उसको फेक करो कि हर तरफ लाइट फैल रही है, उसके अंदर कुछ आप पैटर्न डाल सकते हो, या फिर बाय इटसेल्फ इसी को आप एक मैश लाइट बना सकते हो और इसके अंदर से लाइट को एमिट कर सकते हो। अभी ये है, नाउ इफ यू सी दिस ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूबलाइट है ये आपकी मैश लाइट होगी। यानी इसका शेप कुछ भी हो सकता है, यू शेप हो सकता है, वी शेप हो सकता है। एंड जनरली ये जो मैश लाइट्स है आपको ज्यादातर साईफाई मूवीज में बहुत ज्यादा दिखेगी। ओके, साईफाई मूवीज के अंदर इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, वेर लैब्स के अंदर आपको इस तरह की जो स्ट्रिप्स है, लाइटिंग की स्ट्रिप्स है, बहुत ऊपर नीचे यहाँ वहाँ पे लगी रहेगी। everybody will be able to see these streaks of lights everywhere placed inside a scientific lab. तो आपको अगर साईफाई लुक एंड फील अचीव करना है, सो आई बिलीव आपको इस टाइप की लाइट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इफ यू यूज देम वाइजली तब जाकर आपको एक साईफाई लुक एंड फील मिल सकता है बहुत ही आसानी से। ओके, और ये जो ट्यूबलाइट्स है ऊपर सीलिंग के ऊपर, और कभी कभी क्या होता है कि आपने फॉल सीलिंग, okay, Ashok is asking why now, why regarding um, Ashok का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू नो why blue? Blue, as I said, blue we take it as a very scientific related light. Okay, हमने पहले भी साईफाई रिलेटेड जो कलर स्कीम का हमने ये बात की थी। आप कोई भी आज कोई भी मूवी आप ट्रेलर देख लो, आप उसका कोई उसका मूवी देख लो, जो बहुत सालों से जो साईफाई मूवीज बन रहे हैं, तो ब्लू, ग्रीन, वायलेट, these colors are considered to be sci-fi looking look and feel। इस कलर से थोड़ा एकदम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसा कोई लुक एंड फील क्रिएट होता है। सो हम लोग वार्म कलर को ट्रेडिशनल चीजों के अंदर यूज करते हैं, और कूल कलर्स को साईफाई, मॉडर्न और वेरी हाईटेक जो चीजें होती है उसके लिए हम लोग ब्लू कलर यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन कि आपको, आप अभी रिसेंटली आपने कोई मूवी देखा होगा अवतार, तो अवतार के अंदर जो लैब सीन है, तो लैब सीन के अंदर आपको पूरा ब्लू कलर का एकदम से स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के थ्रू ब्लू लाइट्स आ रही है, और उसके ट्यूबलाइट्स भी है थोड़ी ब्लूइश है, और जो जो टंगस्टन यानी ये जो अपनी ट्यूबलाइट्स होती है, तो ट्यूबलाइट्स का भी आप देखोगे कि उसके अंदर से थोड़ी सी हल्की सी एक ब्लू टिंज जैसा उसमें से एमिट होता है।
अगर आप जोकर देखोगे, जोकर मूवी, उसमें भी जो ट्यूबलाइट की जो लाइट्स है, यानी उसका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश ग्रीन जैसा है, टील जैसा कलर है उसका। ओके, तो आप जब भी कोई मूवी देखो तो अभी से आप अगर नोटिस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एवरीथिंग हैज अ लैंग्वेज। आप कोई भी मूवी देखोगे उसके अंदर एक लैंग्वेज है जो लाइटिंग के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये जो आपको चीजें बताई, अभी मैं आपको जल्दी से क्या करने वाला हूँ कि ये जो अभी देखिए, ये जो यहाँ पे एवरीबडी कैन सी दिस किड, राइट? ऑल ऑफ यू कैन सी दिस किड। नाउ ही इज होल्डिंग अ फ्लास्क। उसके अंदर ये जो एक जार है उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स है। तो आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर या तो फिर आप इसको इसी आइदर मे बी यू कैन गिव अ पॉइंट लाइट टू दिस। ये देखिए, ये जो जार है उसके अंदर जो लाइट है इसको आप पॉइंट लाइट के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, यानी आपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए और उसके उसके अंदर एक पॉइंट लाइट लगा दी जो कि हर तरफ लाइट फैला रही है। या फिर आप एलईडी बल्ब्स को, जितने भी एलईडी बल्ब है जितने भी, उन सभी को एक मैश लाइट का ऑप्शन दे दो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितने भी है वो सारे खुद ही इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाए, जस्ट लाइक एनी लाइट। आप एलईडी लाइट देख लो या बल्ब देख लो, ये खुद ही इल्यूमिनेट होते हैं। तो अगर आप मैच लाइट यूज करोगे तो थोड़ा रियलिज्म बढ़ जाएगा, और अगर आप पॉइंट लाइट यूज करोगे तो भी अच्छा ही दिखेगा, बट डेट इज अप टू योर विजडम। आपकी विजडम है जिसके हिसाब से आप उन सब लाइट्स को यूज कर सकते हो। अभी ऐसे ये जो लेडी है, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, तो आप या तो मैश लाइट यूज करके इस स्क्रीन को इल्यूमिनेट कर सकते हो, या फिर इस स्क्रीन को थोड़ा सा ग्लो देके यू कैन यूज एन एरिया लाइट जिसका कलर जो है वो सेम बैकग्राउंड जैसा है। ओके, अगर आप एरिया लाइट यूज करोगे तो भी ठीक है, अगर आप इस स्क्रीन को मैश लाइट बना दोगे तो भी ठीक है। ओके, तो ये काइंड ऑफ ऑप्शन है आपके पास। अब जैसे ये जो है, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो टंगस्टन के वायर्स हैं, तो इसको आप फेक कर सकते हो। फेक कैसे? कि आपने इसको अलग से ग्लो कर दिया जिसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है, और उसके बाद आपने इस बल्ब के अंदर एक पॉइंट लाइट लगा दी जो कि इसी टाइप का लुक एंड फील क्रिएट कर रही है, यानी वो ये जो इल्यूमिनेशन है उसको यहाँ पे कास्ट करिए हर तरफ यूजिंग अ पॉइंट लाइट। सो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, या तो मेक दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अ मैश लाइट, या फिर मेक दिस ऑब्जेक्ट ग्लो, सिर्फ ग्लो करवाओ, उसके अंदर से लाइट नहीं निकलेगी, और उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट लाइट लगा दो ताकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इल्यूमिनेट हो पॉइंट लाइट के थ्रू। आपको क्या लगेगा कि ये वायर के थ्रू लाइट आ रहा है, एक्चुअली वायर लाइट एमिट नहीं कर रहा है, लाइट पॉइंट लाइट के थ्रू आ रही है। ठीक है, सो यू गॉट ऑप्शंस। आप मैश लाइट भी ठीक से यूज कर सकते हो और पॉइंट लाइट भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। अगर आपका हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो आप मैश लाइट यूज करो, अगर आपका हार्डवेयर थोड़ा स्लो है तो आप पॉइंट लाइट यूज करो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स इन माया। अब इसका माया के साथ जो इंटर रिलेशन है दैट वी विल स्टार्ट टू सी। अभी तक जो हमने कवर किया है उसके अंदर कुछ एक आध स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा था that they were I mean he was a bit what you say, he had some query regarding this last session, और मैंने कहा था कि I'll be covering that part in our upcoming session. So may I know whoever had that query, they can always put forward their question, थोड़ा साथ ही साथ डाउट्स भी क्लियर करते जाएंगे ताकि we are not missing out on anything. Okay, so nobody has any questions so far? Okay, so now, और मैं चाहूंगा कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे ऑडियो से बताएं, क्योंकि मैं माया के ऊपर काम करता रहूंगा तो हो सकता है कि मैं चैट स्क्रीन देख ना पाऊँ। सो मे बी यू ऑल कैन just while I'm doing something, so you can just switch on your audio and ask me any questions if you have while I'm doing the lighting in Maya. Okay, occasionally देखता रहूंगा, but उसके बीच में अगर आपको जानना है तो feel free to uh, have a word with me. Feel free to talk to me. Okay. So now, first of all,
हम लोग एक प्लेन ले लेंगे। नाउ ये जो प्लेन है, दिस विल बी कंसिडर एज अ लार्ज प्लेन। लार्ज प्लेन का मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस है, जो कि एक्चुअली हमें फ्लैट दिखती है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो राउंड होती है। यानी बहुत बड़े बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे ये जो सरफेस है राउंडेड होती है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम लोग बीच में खड़े हैं, इफ माई कैरेक्टर इज स्टैंडिंग इन द मिडल यहाँ पे, तो इसको अपने एक्सटीरियर के अंदर इंफिनिटी दिखेगी, राइट। इफ दैट कैरेक्टर इज स्टैंडिंग हियर, तो इसको ये पार्ट पूरा इनफाइनाइट दिखेगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी लाइट है जो पूरे एरिया को कवर करेगी विदाउट एनी ग्रेडेशन, वो हर जगह पे इक्वल लाइट फैलाएगी, तो वो लाइट है डायरेक्शनल लाइट। ओके, दैट लाइट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल लाइट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्शन लाइट से। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द डीके। ओके, आई विल नेम डीके। एनीबडी नोज दिस टर्म डीके? ओके, मुझे इसका कोई जनरल मीनिंग बता सकता है? Okay, Aryan is right. The amount of light that fades, right? Correct. Aryan is right in his observation. Basically, every light has some kind of a decay. ठीक है? डीके का मतलब कि कोई भी लाइट इनफाइनाइट नहीं होती। यानी कि अगर मैं बड़े लेवल पे कहूँ, तो इवन सन की जो लाइट है, सन की एनर्जी है, वो भी इनफाइनाइट नहीं है। ओके, इवन सन की जो लाइट है वो कहीं ना कहीं जाके फेड ऑफ हो जाती होगी। वो इतना ब्राइट सोर्स है जो कि यूनिवर्स के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा ब्राइट है, लेकिन हो सकता है उसकी भी लाइट यूनिवर्स में जाके कहीं ना कहीं डाई डाउन हो जाती होगी यूनिवर्स में। लेकिन सिंस अर्थ के ऊपर वो इनफाइनाइट है, इसके लिए हम लोग डायरेक्शनल लाइट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सनलाइट इनफाइनाइट है अर्थ की सरफेस सरफेस के लिए। लेकिन आप कोई भी दूसरी लाइट ले लो, चाहे कोई मुझे ऑप्शन, मतलब इसका डीके का कोई अच्छा सा एग्जांपल बता सकता है? कैन समबडी गिव मी अ नाइस एग्जांपल ऑफ अ डीके? ओके, बल्ब तो ठीक है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी एक peculiar place where light fades off and that looks that is very prominent. प्रोजेक्टर ठीक है, ओके, इवन दैट इज राइट। बेसिकली इफ यू, स्ट्रीट लाइट भी ठीक है। इफ यू हैव गॉन इनटू टनल, आप अगर टनल में गए हो, तो टनल में आप देखोगे कि जो उसकी सीलिंग के ऊपर जो लाइट लगाई होती है, तो वो लाइट एक पॉइंट के बाद जाके थोड़ी डिम हो जाती है। ओके, डाइज डाउन। तो जैसे ही वो लाइट का रीजन खत्म होने आएगा, तभी जाके दूसरी लाइट आपको दिखेगी इल्यूमिनेट कर रही है रोड को, राइट। सो बेसिकली you have these lights put at a proper distance, जिससे कि आपका पूरा वो जो टनल है वो ठीक से इल्यूमिनेट हो जाए। So tunnel happens to be a very nice example for us to uh, look into the decay part. और जनरली डीके जितना, लाइट जितना डिम, जितना वीक रहेगा, उतना वो जल्दी हो जाएगा खत्म। और जितना वो लाइट सोर्स ज्यादा ब्राइट है, तो उतना वो लाइट को दूर तक लेके जाएगा। लेकिन इवेंचुअली एवरीवेयर डीके इज विजिबल। ओके, डीके हमेशा होता है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो टनल है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो, जहाँ पे लाइट ज्यादा पावरफुल है, वहां पे आपको ब्राइट दिखेगा और धीरे धीरे वो फेड ऑफ होते जाएगा। ओके, तो अगर आपको यही लाइट यहाँ पे भी चाहिए, तो आपको ये सारे पार्ट्स को इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रहे, वो कांस्टेंट रहे। ठीक है। सो डीके इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो हम लोग डायरेक्शन लाइट देखेंगे, इसके अंदर हम लोग जो डायरेक्शन लाइट देखने वाले हैं, उसमें आप एक फीचर को मिस करेंगे। इन दैट यू विल बी मिसिंग वन फीचर। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
ओके, आई एम जस्ट मेकिंग अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स जो कि आप जिसको रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई बिल्डिंग हो गए तो बिल्डिंग इस तरह से अगर प्लेस्ड है, ओके। ओके, जस्ट मेकिंग अप दिस सीन, और इसको थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं। ओके, तो मान लो कि मैंने ऐसा कोई सिटी का सीन बना लिया है। ओके, नेवर माइंड। सो इस तरह से ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये अपना सिटी का सीन हो गया, यानी बहुत सारे बिल्डिंग्स है और ये है वो है। सो नाउ इफ आई वांट टू इल्यूमिनेट इट, और मुझे लगे कि चलो यार ये कोई ग्रुप है ना, ये यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, और ये ही ग्रुप यहाँ पे भी हो सकता है। सो सिटी इज लाइक स्कैटर्ड, सिटी बहुत ही बड़ी होती है और वो हर जगह पे स्कैटर्ड होती है। तो आपको अगर ये पूरे सीन को इवनली लिट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डायरेक्शनल लाइट। ओके, और एम्बिएंट लाइट का भी मैं आपको बता देता हूँ। एम्बिएंट लाइट का मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया था, लेकिन उसका मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी 2 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले डायरेक्शनल लाइट देख लेते हैं। डायरेक्शनल लाइट, आई जस्ट नीड टू आइदर क्लिक ऑन दिस, एवरीबडी, एवरीवन कैन सी दिस राइट। माया का स्क्रीन ठीक से दिख रहा है? ओके, यस। तो बेसिकली इफ यू कैन सी, आई जस्ट आइदर आई कैन क्लिक ऑन दिस रेंडर पैनल। ये जो रेंडरिंग नाम का टैब है, ये रेंडरिंग पैनल के अंदर यहाँ पे एक एरो जैसा साइन है जिसको हम कहेंगे डायरेक्शन लाइट। सो आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ग्रिड के बीच में एक लाइट क्रिएट हो जाएगी। ओके, या तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो लाइट क्रिएट होगी, या फिर यू कैन गो टू क्रिएट लाइट्स एंड यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस, ठीक है। सो देर आर टू वेज, आइदर यू कैन क्लिक डायरेक्टली ऑन दिस और यू कैन गो टू क्रिएट लाइट्स एंड देन डायरेक्शन लाइट। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि लाइट क्रिएट हो गई। नाउ दिस लाइट हैज अपीयर्ड। तो ये कभी भी ये ग्रिड के बीच में होती है। और अभी मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहूंगा, इसको थोड़ा इधर उधर कह सकते हैं कि देखना चाहूंगा कि लाइट किस तरह से अफेक्ट कर रही है। लेकिन देखिए, मैं इसको जब मूव करता हूँ, इसको मैं जब मूव करता हूँ या फिर रोटेट करता हूँ या फिर स्केल करता हूँ, तो फिलहाल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि ये जो लाइट है ये कुछ व्यू पोर्ट के अंदर कुछ कर रही है। अब इसका रीजन ये है दैट करेंटली वी आर इन अ डिफॉल्ट लाइट मोड। डिफॉल्ट लाइट का मतलब कि ये जो आपको व्यू पोर्ट पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, ये एक डिफॉल्ट लाइट से इल्यूमिनेट हो रहे हैं, यानी इसके अंदर कोई शेडोज नहीं है। लेकिन अगर मुझे लाइट मोड चाहिए, लाइट मोड का मतलब कि मुझे इस लाइट का जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे कौन से पार्ट पे ज्यादा हो रहा है, अगर व्यू पोर्ट में ही देखना है तो मुझे प्रेस करना पड़ेगा 7। ओके, आई नीड टू प्रेस 7। तो जब मैं 7 प्रेस करता हूँ तो मेरा जो लाइट का रोटेशन है उस हिसाब से मेरा जो व्यू पोर्ट के अंदर उसका इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो देखिए वो कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ व्यू पोर्ट के अंदर, व्यू पोर्ट के अंदर रेंडर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंडर आ गया है, यानी इल्यूमिनेट हो गया है। बट व्हेन आई प्रेस 7 तो मेरे व्यू पोर्ट के अंदर वो लाइट का असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू प्रेस 7 इन ऑर्डर टू सी द लाइट का इन्फ्लुएंस। सेकेंडली, दिस इज माया सॉफ्टवेयर लाइट, यानी जो माया का डिफॉल्ट लाइट है इसमें से एक है। तो आप देखेंगे कि इसके जो शेडोज है, यानी
आपको क्या करना है, लाइट को क्लिक करना है और प्रेस करना है कंट्रोल ए। ओके, व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ए तो उसका एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको लाइट के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, कलर्स में, इंटेंसिटी में, शेडोज में, तो लाइट के रिलेटेड जो भी आपको जो पैरामीटर्स है वो कंट्रोल ए प्रेस करने से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इन दिस एट्रीब्यूट ऑप्शंस। तो एट्रीब्यूट के अंदर इफ यू गो डाउन, आप अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, यू विल फाइंड रे ट्रेस शेडो एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अभी रे ट्रेसिंग क्या होता है, रे ट्रेसिंग से आपको रियलिज्म बढ़ता है। मैं सिंपली इतना ही कहूंगा, रे ट्रेसिंग से आपको रियलिज्म बढ़ता है। उससे जो लाइट रेज है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको जो उसके साथ इफेक्ट करना है, यानी रिफ्लेक्शन हो गया, शेडोज हो गए, वो कैमरे के हिसाब से उसको वहां पे या तो शेडो कास्ट करेगा या तो रिफ्लेक्शन कास्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रे ट्रेस शेडोज स्विच ऑन है। तो आप कहोगे कि सर इसमें शेडोज ऑन है फिर भी यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, देखिए दिस विंडो, ये जो यहाँ पे विंडो आपको दिख रहा है जिसके अंदर एक ऐसा जो डायरेक्टर लोग ऐसे शटर करते हैं, वो जो शॉट के पहले इस तरह से शॉट नंबर 1 2 3 जो भी कह के वो लोग क्लिक करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा एक विंडो के अंदर है और दूसरा ही डायरेक्ट है, ये दो है। तो पहला वाला अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा रेंडर व्यू आ जाएगा, यानी रेंडर की जो विंडो है ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्टली ये बड़ा वाला बिना विंडो का क्लिक करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट रेंडरिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आप जैसे ही 1 2 बार करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा हाउ डज इट वर्क। तो अगर मुझे रिटेन करना है, अगर मुझे फिर से वो पहले वाला रेंडर को रिटेन करना है, रिकॉल करना है, तो ये विंडो वाला आइकन प्रेस करूंगा तो वो पहले वाली जो मेरी रेंडरिंग है उसका रेंडर व्यू आ जाएगा। और अगर मुझे नए सिरे से पूरा रेंडर ही करना है तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बिग आइकन, दैट इज ये जो अकेला शटर वाला आइकन है, उसको क्लिक करने से रेंडर हो जाएगा। नाउ यू विल आस्क कि सर इसमें तो शेडो है ही नहीं, यहाँ पे शेडो तो ऑन है लेकिन यहाँ पे शेडो दिख क्यों नहीं रहा है। इसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो रेंडर सेटिंग के अंदर, आप रेंडर सेटिंग में जाते हैं तो रेंडर सेटिंग के अंदर देखिए ये वाला यहाँ पे जो सेटिंग है इसके जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेंडर सेटिंग्स। तो रेंडर सेटिंग्स में आप जब माया सॉफ्टवेयर में जाते हैं, इस माया सॉफ्टवेयर टैब, उसके अंदर रे ट्रेसिंग फिलहाल ऑफ है। ओके, यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑफ है, इस वजह से रे ट्रेस शेडोज काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने रे ट्रेस शेडोज की जगह पे डेप्थ मैप शेडो यूज किए होते बिना रे ट्रेसिंग, तो देखिए क्या होगा कि मेरा जो रेंडरिंग है ये इसमें शेडोज आने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट, माई शेडोज विल स्टार्ट टू अपीयर। और इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नाउ दीज आर लुकिंग वेरी लो क्वालिटी, लेकिन शेडोज अपीयर हो रहे हैं, लेकिन मैं रे ट्रेस शेडो यूज कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑफ है इन योर रेंडर सेटिंग्स। जो मेन रेंडर सेटिंग होता है जो रेंडर के पहले ये सब कंसिडर करता है, सो इसको आप अगर ऑन कर दोगे तो इसमें शेडो रेज है, यू हैव गॉट शेडो रेज। तो शेडो रेज यहाँ पे 2 है, तो आपका ये जो रे ट्रेस शेडो है वो इसके साथ काम करना शुरू कर देगा। नाउ इफ आई रेंडर दिस इमेज तो देखिए आपको शेडोज आना शुरू हो गए। ठीक है, तो जो डेप्थ मैप शेडोज है, डेप्थ मैप शेडो है वो आपके रे ट्रेसिंग के बिना भी काम कर सकते हैं। आपके जो डेप्थ मैप शेडो है वो बिना बिना आपके रे ट्रेसिंग के काम करता है, लेकिन इसमें क्वालिटी में मैं आपको एक फर्क दिखाता हूँ। आई विल जस्ट शो यू हाउ डज इट मेक द डिफरेंस विथ रिगार्ड्स टू क्वालिटी। ठीक है, आई विल शो यू व्हाट हैपेंस। अभी जैसे ओके, मैं आपको एक फर्क दिखाना चाहूंगा कि व्हेन यू यूज अ डेप्थ मैप शेडो तो इसका ब्लरीनेस चेक करिए। ओके, मैं सॉफ्ट शेडो अचीव करना चाहता हूँ यूजिंग डेप्थ मैप शेडो। सो इफ यू नोटिस मेरे जो डेप्थ मैप शेडो है, my depth map shadows are appearing smooth.
ओके, मेरा जो डेप्थ मैप शेडो है ये स्मूथ हो रहा है। इसको मैं कीप इमेज करता हूँ और रेड रेड शेडो यूज करता हूँ। इसका भी जो लाइट एंगल, हमने देखा पहले कि आपका जो लाइट जितना आपका जो शेडो है वो जितना लंबा होता है उतना ही वो ब्लर होते जाता है। तो अगर मैं इसको भी ब्लरीनेस दूंगा और इसको भी रेंडर करूंगा, ओके, रे ट्रेसिंग ऑफ हो गया। ओके, और इसके शेडो रेज बढ़ाने से ये जो ग्रेनीनेस आती है, ये ग्रेनीनेस शेडो रेज बढ़ाने से कम हो जाती है। ओके, आई विल जस्ट इंक्रीज द शेडो रेज। और थोड़ा बढ़ाता हूँ शेडो रेज। ओके, तो ना इफ यू नोटिस द डिफरेंस, आप अगर डिफरेंस देखोगे तो देखिए इसमें जो लेटेस्ट इमेज है, ये जो रेड रे शेडोज है, इसके अंदर जो ओरिजिनली हम लोग का जो जनरली रियलिटी में जो होता है कि स्टार्टिंग में जो शेडो शार्प होता है, बाद में वो ब्लर होते जाता है, तो इसके अंदर ज्यादा ठीक से दिख रहा है। जो रेड रे शेडो है उसमें वो रियलिज्म को प्रॉपर्ली कैप्चर कर रहा है। बट व्हेन यू गो टू डेप्थ मैप शेडो, तो आपके जो शेडोज है वो कांस्टेंट हो गए, यानी उसकी जो ब्लरीनेस है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो आपका जो रियलिज्म है वो लूज हो जाएगा। इफ यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो आपका जो शेडो है वो रेड रे शेडो में प्रॉपरली उसको रिएक्ट कर रहा है, यानी रेड रे शेडोज आर बेटर सुटेबल फॉर रियलिस्टिक लुकिंग इमेजेस क्योंकि वो कंसिडर करता है डिस्टेंस और उसका रे कास्टिंग और जो भी है। बट डेप्थ मैप शेडो आर बेसिकली वेरी बेसिक वंस, वो काफी एकदम से रफली काम करते हैं, या तो कह सकते हैं कि फेक करते हैं सॉफ्टनेस को। तो देखिए मैंने इसका सॉफ्टनेस बढ़ा दिया, तो अभी वो कैसा दिखेगा। सी नाउ दीज शैडोज आर बेसिकली कांस्टेंट, यानी इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन इन रियलिटी आपका जो, आप अभी भी अगर पेन को टेबल पे रखोगे तो आपको इस टाइप की इफेक्ट ज्यादा दिखेगी। जो रेड रेड शेडोज है ये इस टाइप की आपको इफेक्ट दिखेगी, जिसके अंदर जो ओरिजिन है शेडो कास्टिंग का, जो ओरिजिन है वो ज्यादा शार्प रहेगा और बाद में शेडो ब्लर होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल रेड रेड शेडोज। तो रेड रेड शेडो और डेप्थ मैप शेडो में ये फर्क है। सो जो भी मैंने बताया वो सबको समझ में आया? वॉज इट अंडरस्टैंडेबल? ओके, बिकॉज ये जो रे ट्रेसिंग और डेप्थ ऑफ शेडो, ये जो शेडोज है वो सारे लाइट्स में सिमिलर होंगे। ओके, यानी ये जो एट्रीब्यूट्स है वो सभी लाइट में सिमिलर होंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान से समझ लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी लाइट हो उसके अंदर आप उसको रिलेट कर सको। ठीक है, सो दिस रे ट्रेसिंग एंड डेप्थ ऑफ शेडो ये डिफर करते हैं, लेकिन देखिए हर अच्छी अच्छी चीज का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। मीनिंग अगर मैं रे ट्रेसिंग वाला शेडो यूज करता हूँ तो उसको रेंडर टाइम लगेगा 10 सेकेंड। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको कीप इमेज करता हूँ तो इसको लगेगा 10 सेकेंड। लेकिन अगर मैं डेप्थ मैप शेडो यूज करता हूँ तो इसी चीज को लगेंगे, ये जो, अगर मैं ब्लरी शेडो यूज करना चाहता हूँ डेप्थ मैप शेडो से, तो हो सकता है कि देखिए इसके अंदर सिर्फ 1 सेकेंड लगा। इसके अंदर अपना जो रेंडर टाइम है वो काफी कम हो गया। देखिए आपको यहाँ पे ब्लरी शेडो मिल रहा है 1 सेकेंड में, और यहाँ पे आपको ब्लरी शेडो मिल रहा है 10 सेकेंड में। तो मीनिंग हर अच्छी चीज वो टाइम लेती है। तो अगर आपने रेट रेट शेडो यूज की है तो हो सकता है कि आपका रेंडर टाइम बहुत बढ़ जाए लेकिन आउटपुट अच्छा आ जाए। अथर्वा इज आस्किंग बट व्हाट इज द यूज ऑफ डेप्थ मैप शेडोज? वैलिड क्वेश्चन। डेप्थ मैप शेडोज जनरली हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस में यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है कि हम लोग रियलिज्म पे ध्यान नहीं देते, हम लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं। यानी जो अगर कोई बच्चों का सीरियल हो गया तो उसमें हमें रियलिज्म नहीं चाहिए, उसमें हमें सिर्फ डेप्थ चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने रियलिज्म अचीव करने के चक्कर में हम लोग ने रेंडर सेटिंग बहुत हाई रख ली है, यानी रेट रे शेडो रख ली है, तो उसका जो रेंडर टाइम है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग शेडो को कास्ट करें जो कि इतने खास रियलिस्टिक नहीं है। तो हमें जो सेमी रियल आउटपुट चाहिए, या तो कह सकते हैं रीजनेबली गुड लुकिंग आउटपुट चाहिए, तो हम डेप्थ मैप शेडो यूज करेंगे ताकि अपना जो पर फ्रेम जो टाइम है, हर एक फ्रेम
किसी को पता होगा कि यहाँ पे एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं? 24 frames, right? So if if one frame is taking 1 minute, if one frame is taking 1 minute, तो मेरा एक सेकंड के लिए मुझे 24 मिनट यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा डेप्थ, अगर मैंने रेट रेस शैडो यूज किया और मेरा हर एक फ्रेम का टाइम ले रहा है, सपोज 5 मिनट्स ले रहा है, अगर वो 5 मिनट ले रहा है क्योंकि हमने बहुत अच्छे सेटिंग रखे हैं और रियलिज्म बहुत बढ़ गया, तो अगर एक फ्रेम 5 मिनट ले रही है, तो आप सोचिए कि मेरा अगर 24 फ्रेम है एक सेकंड के लिए, तो मेरा टाइम कितना बढ़ जाएगा? आई विल सेट 24 इंटू 5, दैट इज कमिंग टू 120 मिनट्स, 120 मिनट्स फॉर 1 सेकेंड। और अपना मूवी कितने कितने मिनट का होता है? 90 मिनट्स का, राइट? तो 90 मिनट्स इंटू 60 इंटू इंटू हाउ मच? इंटू 5 मिनट्स, राइट? यानी आपका जो रेंडर टाइम है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पिक्चर खत्म ही नहीं होगा। आपका जब रेंडर निकलेगा तब आप काम कर पाओगे। तो अगर रे ट्रेसिंग यूज किया तो हो सकता है कि पर फ्रेम टाइम आपका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका वो डेडलाइन मीट नहीं होगा। तो डेप्थ ऑफ शैडोज जो है वो एक चीपर ऑल्टरनेटिव है टू अचीव द शैडोज, राइट? तो आपके जो मूवीज है, कुंफू पांडा हो गया या फिर कोई सीजी मूवी हो गया, उसके अंदर ज्यादातर लोग डेप्थ ऑफ शैडो यूज करते हैं क्योंकि उसमें टाइम की बहुत कमी होती है। यानी टाइम बहुत जल्दी, टाइम कम लेता है और ठीक से आपको आउटपुट रीजनेबली गुड लुकिंग आउटपुट दे देता है। सो जस्ट एज एन ऑल्टरनेटिव वी आर यूजिंग डेप्थ मैप शैडो विच डज नॉट हैव रियलिज्म। लेकिन अगर आप कार का रेंडर करोगे, आपको अगर कोई एडवर्टीजमेंट बनानी है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए और उस पे शैडोज जो एकदम से रियलिस्टिक दिखने चाहिए, तो सिंगल फ्रेम में ज्यादा अगर टाइम देना है एक फ्रेम के लिए, देन यू कैन यूज रे ट्रेस शैडोज। ठीक है? सो वेर एवर रियलिज्म रिक्वायर्ड, realism, ray trace shadows and production, मास प्रोडक्शन कहूंगा। मास प्रोडक्शन का मतलब कि आपके बहुत सारे जब शॉट्स होते हैं, व्हेन यू आर मेकिंग दी सीरीज, लाइक ये छोटा भीम हो गया और ये जो वो सिंघम हो गया, चिंगम हो गया, पता नहीं क्या क्या आजकल निकलोडियन पे बहुत कुछ आता है, भले मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन ये जो सीरीज है, ये क्या होता है, हर वीक उसको या तो उनको एपिसोड बनाने होता है। तो अगर वो लोग इन रियलिस्टिक मूवीज रे ट्रेस इज यूज और डेप्थ मैप, इन रियलिस्टिक मूवीज रे ट्रेस शैडोज यूज होता है। ओके? इन रियलिस्टिक मूवीज रे ट्रेस शैडोज आर यूज वीएफएक्स के अंदर। ओके? सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि क्यों हम डेप्थ मैप शैडो यूज करते हैं। तो डेप्थ मैप शैडो अच्छे से क्विक प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो हम जब ये सीक्वेंस एनिमेशन पे आएंगे, व्हेन वी आर रेंडरिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, तब जाके मैं इसका फर्क आपको दिखाऊंगा। ठीक है? एंड सी, आई हैपन टू बी अ रेंडरिंग आर्टिस्ट फॉर 2 years। किसी को यहाँ पे पता है रेंडरिंग आर्टिस्ट का जॉब क्या होता है? ओनली रेंडरिंग आर्टिस्ट। ओके, सबको लाइटिंग आर्टिस्ट के बारे में तो पता है, बट नोबडी हैज आइडिया अबाउट रेंडरिंग आर्टिस्ट। देखिए, मैं जब इंडस्ट्री में ज्वाइन हुआ था, मुझे भी पता नहीं था कि रेंडरिंग का अलग से डिपार्टमेंट होता है। अभी रेंडरिंग वालों का डिपार्टमेंट ऐसा होता है दैट दे आर लिटरली लेबर्स। ओके? रेंडरर्स, दे आर लिटरली लेबर्स। अभी लेबर्स मैं क्यों कहूंगा? लेबर वो होता है जो अपना कभी दिमाग नहीं लगाता, या तो फिर उसको अपना दिमाग लगाना होता नहीं है, उसको एक प्रोसेस दी जाती है जिसको उसको चर्न आउट करके प्रोडक्शन को आगे बढ़ा देना होता है, राइट? रेंडरिंग आर्टिस्ट क्या करता था कि लाइटिंग आर्टिस्ट जो भी एक सिंगल फ्रेम अचीव करते थे, यानी उन्होंने कोई सीन है, उसको उन्होंने अचीव कर लिया, कोई इंटीरियर का सीन है और उसके उनके कम से कम 150 फ्रेम है जिसके अंदर वो पूरा एक्शन हो रहा है। तो उन्होंने क्या, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग एक सिंगल फ्रेम अचीव करेंगे जिसके अंदर सारे लाइट उन्होंने सेट करके रखे हैं। बाद में वो सिंगल फ्रेम अप्रूव होता है, यानी ये फ्रेम ठीक दिख रही है, अभी अगर इसका एनिमेशन किया जाए या तो इसका सीक्वेंस रेंडर निकाला जाए तो ठीक दिखेगा। तो वो जो 150 फ्रेम्स है, वो जो 150 फ्रेम्स रेंडर करनी है, वो रेंडरिंग आर्टिस्ट को करनी होती है। यानी लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करेगा कि सुबह सुबह 10 बजे आएगा, वो अपना सीन सेटअप करेगा। ओके?
Ajay is having problem. Okay, fine. Ajay and Dhaval, both of these have some battery issues, so I'll be considering them as present. No problem. Fine. So basically, जब लाइटिंग आर्टिस्ट सुबह आएगा अपने काम पे 10 बजे, तो वो 10 बजे अपना लाइटिंग चालू करेगा। बाद में लंच टाइम के बाद अपनी मीटिंग होगी, उसके अंदर वो अपना कुछ भी अप्रूवल लेगा, उसका लुक एंड फील दिखाएगा, उसको वो थोड़ा दिखा देगा कि सर इस तरह से मेरा सीन क्रिएट होगा। बाद में शाम को 7 बजे वो रेंडरिंग आर्टिस्ट को मिलेगा और क्या कहेगा कि दोस्त मेरा ये जो एक फ्रेम है ना, एक फ्रेम 10 मिनट ले रहा है और मेरी है 150 फ्रेम्स, तो तुम क्या करो कि अभी हम लोग सारे लाइटिंग आर्टिस्ट चले जाएंगे 7 बजे या 7:30 8 बजे सारे आर्टिस्ट चले जाएंगे, तो पूरे पूरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं अपने स्टूडियो के अंदर, वो सारे कंप्यूटर को यूटिलाइज करके मुझे सुबह तक ये 150 फ्रेम्स रेंडर होके चाहिए, मुझे ये 150 फ्रेम्स रेंडर करके दे दो। तो रेंडरिंग आर्टिस्ट जो नाइट शिफ्ट में आता है, जनरली रेंडरिंग आर्टिस्ट कम्स इन नाइट शिफ्ट, so what they will do is they will be putting 10 frames on each computer, right? यानी वो 10 फ्रेम करके 15 मशीन पे ये फ्रेम्स को स्प्लिट कर लेंगे। सो एट अ टाइम आपका जो आपका जो फ्रेम्स है वो स्प्लिट हो गया बिटवीन 10 मशीन्स, ठीक है? या तो किसी भी तरह से उसको स्प्लिट करना है, सपोज 10 मशीन है तो वो 15 फ्रेम्स सभी फ्रेम्स पे सभी कंप्यूटर पे स्प्लिट कर लेगा, जिससे कि उसका जो काम है वो 10 गुना बढ़ जाए, ठीक है? अगर उसने एक ही मशीन पे रखा, तो अगर उसका जो फ्रेम है विच इज टेकिंग 10 मिनट्स पर फ्रेम, तो आप सोचिए कि उसके 150 फ्रेम है, तो उसका टाइम कितना होगा? 150 फ्रेम्स इंटू 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1500 मिनट्स, राइट? 1500 मिनट्स, और उसको हम डिवाइड करेंगे बाय आवर्स, तो कितना हो गया? 25 आवर्स। तो ये जो कितना कुछ हार्डली 4 एक सेकेंड का 5 सेकेंड का शॉट है, वो 25 घंटे ले लेगा, मतलब पूरा दिन वो रेंडर के लिए ले लेगा, करेक्ट? लेकिन ये रेंडरिंग आर्टिस्ट का जॉब होता है कि ये जो 150 फ्रेम्स है उसको वो 15 मशीन पे डिवाइड करेगा ठीक है, या तो 10 मशीन पे डिवाइड करेगा, तो पर मशीन वो एट अ टाइम 15 फ्रेम्स रेंडर करेगा साइमल्टेनियसली, तो इसका जो टाइम है वो 10-15 गुना कम हो जाएगा। तो आपका जो पूरा वो जो फ्रेम्स का टाइम है वो कम होके हो जाएगा समथिंग अराउंड 1 आवर और सो, 25 घंटे का वो कम होके 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है? सो इस तरह से रेंडरिंग आर्टिस्ट को अपने जितने भी हार्डवेयर है उनको यूटिलाइज करके वो फ्रेम्स को चर्न आउट करना होता था। यस, बहुत भयंकर काम है और मैंने इस काम को बहुत सालों किया है, और कह सकते हैं कि इट हैज बीन अ वेरी टीडियस जॉब आई वुड से। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली ये जो रेंडरिंग का जॉब था, जुगाड़ू वर्कर, वेरी ट्रू। रेंडरिंग हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के पास एट अ टाइम 800 मशीन्स होते थे, 800 मशीन्स, यानी पूरे स्टूडियो में 800 मशीन होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 800 मशीन हो गए तो मुझे हर एक मशीन पे जा जाके उसको रेंडर करना पड़ेगा। सिस्टम बनाई थी, यानी मैनुअल काम होता था उसमें, हर एक मशीन पे जा जाके हमें मैन्युअली सबमिट करना पड़ता था। लेकिन जो प्रोफेशनल जो स्टूडियो है, यानी जो बहुत ही हाईटेक स्टूडियो, उसके अंदर एक रेंडर मैनेजर होता था, ठीक है? तो रेंडर मैनेजर का मतलब ये कि सारे 800 मशीन एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते थे, समझ गए? यानी वो सॉफ्टवेयर सारे लाइटिंग आर्टिस्ट के मशीन पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। तो लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करता था कि जैसे ही कोई उसका सीन बन जाता है, तो वो सीन को उस सॉफ्टवेयर में डाल देगा, वो जो उसका सीन बना हुआ है उसको वो सॉफ्टवेयर पे डाल देगा, और वो हमारे रेंडरिंग आर्टिस्ट वाले स्क्रीन पे, जस्ट ए सेकेंड, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, मेरा लेक्चर चालू था, बताइए। हम्म। हाँ, मैं आपको ये करता हूँ, आपको लेक्चर होने के बाद का फोन करता हूँ सर। जी जी। ओके ओके। हाँ हाँ, मैं करता हूँ सर। ओके। यस ओके।
Now I am audible, right? Actually, yes. Now everybody can hear me. Yes. Okay. तो मैं ये कह रहा था कि एक सिस्टम होती है जिसके अंदर एक लाइटिंग आर्टिस्ट, एक सॉफ्टवेयर, उसका जो लैन कनेक्शन होता है उसमें वो अपना सीन बना के वो वो रेंडरिंग मैनेजर के अंदर डाल देगा। ओके, और वो रेंडरिंग मैनेजर का जो एक्सेस है वो रेंडरिंग आर्टिस्ट को रहेगा। तो वो जैसे ही वो वहां पे लिस्ट में उसको वो सीन दिखेगा तो उसमें सारी डिटेल होती है कि ये जो सीन फाइल है ये किसी ने वहां पे सबमिट की है, यानी आर्टिस्ट का नाम मान लो सुनील है, तो सुनील नाम का आर्टिस्ट उस फाइल को जब सबमिट करता है तो वो रेंडरिंग आर्टिस्ट के लिस्ट में दिखाई देता है। ओके, और उसके बाद रेंडरिंग आर्टिस्ट का जॉब होता है कि उसके पास जो 800 मशीन, जो कि एक पूरा सर्वर रूम होता है, आपने सर्वर रूम तो देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रैक्स होते हैं, देर आर ह्यूज रैक्स, यानी जो सुपर कंप्यूटर होता है, तो वो जो रैक्स है उसके अंदर 800 मशीन कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर जो 100 फ्रेम है वो मान लो कि एक एक फ्रेम ले रहा है 1 मिनट। ओके, ये जो सीन है वो 1 मिनट में एक फ्रेम रेंडर कर रहा है। तो अगर मैंने एक मशीन पे लगाया तो 100 मिनट लेगी। इट विल टेक 100 मिनट्स फॉर अस टू रेंडर दैट होल सीन। तो 100 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ेगा, मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा, रफली 1.5 घंटा। लेकिन अगर मैं एक साथ ये एक एक फ्रेम सारे मशीन पे स्प्लिट कर लेता हूँ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, तो पूरा जो 100 फ्रेम है वो 1 मिनट में रेंडर हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक फ्रेम को असाइन कर दिया। यानी फ्रेम नंबर 1 मशीन नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 मशीन नंबर 2। तो इस तरह से वो जो फ्रेम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक टाइम पे, तो सारा काम आपका फास्ट हो जाता है। तो हमारा ये जॉब था कि हमारे कम से कम वहां पे 150 आर्टिस्ट थे। यस, वो फ्रेम ज्वाइन हो जाती है। यानी आप जैसे एनिमेशन बनाते हो कि कोई भी एक बंदा अगर चल रहा है और उसके 50 फ्रेम है, तो एक एक फ्रेम में एक एक मोशन होती है जो मिला के आपको एक कंप्लीट एनिमेशन मिलता है। तो जब तक ये फ्रेम रेंडर नहीं हो जाती तब तक वो कंपोजिटिंग वाले उसके ऊपर कलरिंग और लाइटिंग नहीं कर सकते। कंपोजिटिंग में जो फाइनल काम होता है जिसके अंदर कलर करेक्शन होता है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट होता है, तो ये रेंडर जब तक लाइटिंग आर्टिस्ट रेंडरिंग करके कंपोजिटिंग में नहीं देगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो रेंडरिंग आर्टिस्ट सबसे बड़ी एक ब्रिज होता है, सबसे बड़ा एक कनेक्टर होता है जो कि लाइटिंग आर्टिस्ट का फ्रेम्स कंपोजिटिंग वालों तक दे सकता है। ठीक है, अगर रेंडरिंग वालों ने काम नहीं किया, अगर सुबह उठ के सुबह वो ऑफिस में आ गया और उसने बोला मेरे 150 फ्रेम्स में से सिर्फ 25 फ्रेम ही हुआ है और बाकी के लिए हमें और एक दिन वेट करना पड़ेगा, तो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बैठ जाएगा ये बोल के कि मुझे वो शॉट के कंप्लीट फ्रेम नहीं मिले, ये रेंडरिंग आर्टिस्ट वालों ने अपना काम रात को नहीं किया, इस वजह से मेरा शॉट इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि मुझे 150 फ्रेम्स के 150 फ्रेम्स ही चाहिए, उसमें से एक आध दो फ्रेम कम हो गए वो नहीं चलेगा। तो रेंडरिंग आर्टिस्ट को आप सोचिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, एक एक आर्टिस्ट कम से कम 10 फाइल भेजता है, और ऐसे कम से कम 150 आर्टिस्ट, तो 150 आर्टिस्ट की 10-10 फाइल, यानी 1500 फाइल, और 1500 फाइल की और फर्दर 10,000 फ्रेम। तो ये 10,000 फ्रेम्स को उनको किसी तरह से रेंडर आउट करके कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को देना होता था यूजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये होता था रेंडरिंग आर्टिस्ट का जॉब। तो आप सोचिए कि अगर एक फ्रेम में इस तरह से 10-10 मिनट की बढ़ोतरी हो गई यूजिंग रेड रेज शेडो, यूजिंग हाई सेटिंग, यूजिंग हाई नंबर ऑफ शेडो रेज, पे उतना नहीं मिलता, पे उतना नहीं मिलता। आई एम सॉरी टू से वी वर द लीस्ट पेड आर्टिस्ट इन दी स्टूडियो। और ये मैं कहूंगा कि ये जो कहते हैं ना कि अन्याय, ये जो लाइफ की जो फैक्ट है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उन्हीं को सबसे कम पेमेंट मिलता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है उन्हीं को सबसे कम पेमेंट मिलता है। तो इसीलिए रेंडरिंग जॉब लो पे क्यों है, एक्चुअली रेंडरिंग जॉब का जो पेमेंट या तो कह सकते हैं उसकी पे स्केल कम क्यों है, क्योंकि वो रिपीटेटिव जॉब है। करेक्ट, रिपीटेटिव का मतलब कि उसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें लेबर है। लेबर का मतलब कि आपको जो काम दिया गया है उसको आप रिपीटेडली करते रहो, इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है कि कोई अकल लगानी पड़े कि इसमें कैसे क्रिएटिविटी डालूं, किस तरह से मैं इसको ऑप्टिमाइज करूं, किस तरह से मैं इसको बेटर दिखाऊं। उसमें लुक एंड फील तो है ही नहीं। आपको जो भी सीन फाइल दिया गया है उसको आपने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर में उसकी फ्रेम रेंज और उसका जो भी 2-3 सेटिंग है वो चेक किए, आपने उसको रेंडर पे हिट किया और आप नए कंप्यूटर पे चले गए। राइट, सो उतना ही काम होता है रेंडरिंग आर्टिस्ट का। लेकिन लेट मी टेल यू
आप अगर रेंडरिंग आर्टिस्ट बनते हो तो आपको पूरे स्टूडियो का पूरा आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। यानी कोई भी चीज को आप नेगेटिवली मत लो, ठीक है। यानी यू नेवर नीड टू सी दैट आई विल नॉट बी लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज लेट मी टेल यू कि आज के दिन में जो भी ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ या जो भी मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, मुझे वो सारी पहले वाली नॉलेज काम में आ रही है। जो मैंने वो 2 साल रात दिन वहां पे स्टूडियो में बिताए, उसका एक एक दिन का मुझे फायदा आज हो रहा है। एंड आई एम स्टिल ग्लैड कि मैंने उल्टे से शुरू किया। मैंने नेगेटिवली शुरू किया, या तो कह सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट से शुरू किया जो कि अननोन था। तो आज के दिन मुझे वो टाइम अभी याद आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरिंग आर्टिस्ट मुझे पता था कि लाइटिंग वाले क्या गलती कर रहे हैं, राइट। लाइटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से ऑप्टिमाइज की जाती है। तो जैसे मैं रेंडरिंग में से लाइटिंग में आया, तो वो सारी गलतियां मुझे फटाक से समझ में आ गई कि अभी मैं इस तरह से इसको फास्ट रेंडर निकाल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है मुझे नॉलेज जो मिला वो वेस्ट हो गया। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे लिए ठीक था। यस, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी अनलेस यू आर इन अ सिचुएशन। करेक्ट। तो नॉलेज अच्छी चीज है, राइट। नॉलेज गेन करना अच्छी चीज है। नाउ एक इसके लेक्चर के साइडलाइन पे आई आई विश टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हैज एनीबडी सीन द 36 चेम्बर ऑफ शाओलिन मूवी? किसी ने तो देखा होगा, राइट। 36 चेम्बर वो जो है, उसको आप अभी मेरे सिचुएशन का रिलेट कर पाओगे? कैन यू ऑल रिलेट माई सिचुएशन विथ दैट गाय who felt that he is not learning anything, but in a subconscious way he is actually learning kung fu, लेकिन उसको पता नहीं कि वो सीख रहा है। जब उसको वो जो उसको पूरा जो स्कैफोल्डिंग बनाने को बोलते हैं, जो बाम्बू बांधने को इधर उधर उसको कहते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको लग रहा है वो सिर्फ बाम्बू उसको बांध रहा है, वो सिर्फ एक रिपीटेटिव काम कर रहा है। लेकिन जब वो ओवरऑल उसने ऊपर से देखा कि यहाँ पे इस तरह से ये लोग इस तरह से सीख रहे हैं, इस तरह से वो किक मार रहे हैं, इस तरह से पंच मार रहे हैं, तो उसने वाइल बिल्डिंग द बाम्बू या तो वाइल बिल्डिंग द स्कैफोल्डिंग, उसने वो सारी चीजें इन अननोइंगली सीख ली, राइट। और मेरा भी ऐसे ही हुआ कि मैं जब वो स्कैफोल्डिंग बना रहा था, मैं जब रेंडरिंग कर रहा था, तो मैं मॉडलिंग डिपार्टमेंट वालों से मिलता था, मैं लाइटिंग वालों से मिलता था, मैं कंपोजिटर से मिलता था। तो उन सब लोगों से ज्यादा मुझे नॉलेज आ गया, क्योंकि मैं इंटरकनेक्शन देख पा रहा था। आई कुड सी कि मैं ओवरऑल सबके लिए मेरा एक्सेसिबल मैं हूँ। यानी मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट से कराटे किड, यस, 100%। इशिता इज वेरी करेक्ट कि उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि वो जैकेट, पिकअप द जैकेट, उसको पहन लो और फिर से निकालो, फिर से उसको नीचे डालो, फिर से उसको पहनो। उसको रिपीटेटिव लग रहा था, लेकिन वो रिपीटेशन के अंदर उतना उसको एक बॉडी लैंग्वेज आ गई, या तो उसको नॉलेज आ गया कि वो पूरी लाइफ टाइम तक उसको वो चेरिश करेगा। ठीक है। सो दिस इज वन लेसन आई हैव लर्न इन माई लाइफ, दैट यस, टाइम being you may feel that you are what you are doing due to compulsion या तो due to some kind of problem, you are what you are doing you have to do, लेकिन उसका आपको फ्यूचर में फायदा होगा ही होगा। करेक्ट। उसको आपको, यस, यस, एग्जैक्टली लाइक यू मेड सर्कल्स इन FI। आप जो आप बता रहे हो, ये हर स्टूडेंट का एक डिलेमा होता है कि सर उसको एक चीज करवाते रहते हैं, लेकिन फैकल्टी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसके पीछे, दैट वंस यू आर थ्रू विद दिस रिपीटेटिव साइकिल, तो आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये रेंडरिंग वाली जो चीज है, आई विल नॉट बी एनकरेजिंग एनीबडी टू गो इन रेंडरिंग डिपार्टमेंट, बट आई एम सेइंग दैट हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ। यानी जो भी सिचुएशन आपको फेंकी जाती है, आपके सामने आ जाती है, सो जस्ट सी टू इट दैट इवन इफ यू आर फेसिंग इट, यू आर फेसिंग इट विथ फुल हार्ट, और आप उसके अंदर भी कुछ अच्छा प्रोडक्टिव ढूंढ लो। अभी इसका सिर्फ एक मैं कह सकता हूँ एक बनिया बुद्धि, ठीक है। मैं आपको एक बनिया बुद्धि के बारे में बताता हूँ। ये मान लो कि आप मॉडलिंग की वजह से आपका मॉडलिंग ठीक नहीं है, आप जा नहीं पाए, आपका कंपोजिटिंग ठीक नहीं है, आप स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर पाए। व्हाट इफ यू कुड ज्वाइन एज ए रेंडरिंग डिपार्टमेंट आर्टिस्ट इजीली, क्योंकि रेंडरिंग डिपार्टमेंट वाले बहुत कम होते हैं। तो आप रेंडरिंग में ज्वाइन हो जाओ, अंदर जाके अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। आफ्टर योर वर्किंग आवर्स, मे बी यू कैन जस्ट मीट अ फ्यू पीपल एंड देन जस्ट गेट टू नो कि सर मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, मैं आपके पास कुछ सीख सकता हूँ। सो कोई भी आपको ना नहीं बोलेगा।
आप रेंडरिंग वाले होके आप पैसा कमाओ और साथ ही साथ आप किसी के साथ फ्रेंडशिप बना लो। आप वहाँ पे अच्छे आर्टिस्ट होंगे, उनके साथ आपका लेना देना बढ़ा दो। बाद में 1 साल के बाद मे बी यू कैन प्रपोज कि सर रेंडरिंग में मैंने काम कर लिया, क्या आप मुझे ये कर सकते हैं, आप मुझे किसी और डिपार्टमेंट के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका मॉडलिंग अच्छा है, हो सकता है आपको रेंडरिंग में से मॉडलिंग में डाल दे। मोस्ट पेड डिपार्टमेंट कौन सा होता है? मोस्ट पेड डिपार्टमेंट होता है प्री प्रोडक्शन। ओके, प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कंपेरेटिवली हाईली पेड। कंपेरेटिवली आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि यही पेड डिपार्टमेंट होता है, लेकिन होता ये है कि जो प्री प्रोडक्शन होता है उसमें स्टोरी बोर्डिंग डिसाइड होती है, उसमें आपके कलर्स डिसाइड होते हैं, उसमें आपका मॉडलिंग कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो अगर वो अच्छा ना हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो जो आर्टिस्ट होते हैं जो कि कम से कम 20-25 साल के जो एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, जो कम से कम 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, वो ही लोग हाईली पेड होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप आईटी में जाओगे, यानी आईटी मतलब वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर पूरा कंप्यूटर का जो लैन नेटवर्किंग और ये सब जो लगा होता है उसका भी हाईली पेड होता है। ठीक है, यानी मॉडलिंग आर्टिस्ट का भी हाईली पेड होता है। सो ये जो पेड डिपार्टमेंट मैं कहूंगा, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, एक्चुअली इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट हैज। इवन लाइटिंग वाले भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उसके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यस, प्री प्रोडक्शन मीन स्टोरी बोर्ड एंड स्केचेस फेज, एग्जैक्टली राइट। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा पे कर रहा है तो मैं उसमें जाऊं। बेसिकली आपको ये देखना है कि आप कितने केपेबल हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर आप रेंडरिंग आर्टिस्ट बन के, अगर आप 10 मिनट का रेंडर अगर आप 1 मिनट में निकाल दोगे तो आपको एज रेंडरिंग आर्टिस्ट भी बहुत हाई पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज आप इवेंचुअली कंपनी का फायदा कर रहे हो। और मैंने खुद ने, मेरे एक रेंडरिंग आर्टिस्ट मेरे जो लीड थे, उसका सैलरी 1.5 लाख रुपया था पर मंथ। ठीक है, उनका मैं नाम अभी फिलहाल भूल गया हूँ, बट रेंडरिंग आर्टिस्ट के जो हमारे लीड थे उनका सैलरी 2005 में 1.5 लाख रुपया था। ठीक है, बिकॉज दे यूज टू मैनेज ऑल द नेटवर्किंग, वो सारे जो 800 मशीन थे उसका जो ऑप्टिमाइजेशन, उसका जो मेंटेनेंस, वो सब वो लोग संभालते थे। तो उसका भी सैलरी बहुत ज्यादा था। तो आपकी स्किल के हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होगा। आप जितना जल्दी से स्किल सेट जमा करोगे उतना आपका जो सैलरी वो उतना फटाक से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी से शुरू करोगे तो आपका उतना स्किल सेट इंक्रीज हो जाएगा। minimum payment would be 12 to 15,000, as in by the time you will be out from Toon school, तो आपको 12 से 15,000 मैं फिलहाल आपको कह सकता हूँ। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है। ये चीजें बहुत ही डायनामिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि आपका जो स्किल सेट जितना बढ़ाओगे उतना आपका जल्दी से आपको रिकवरी, आपके जो कोर्सेज में आप फीस में डालते हो उतना रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो अभी से अपना आर्ट वर्क जो है सुधारना शुरू कर दो, ताकि वाइल यू आर आउट, आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपका सैलरी जो है आपकी शोरील के हिसाब से डिसाइड होगा। डिपेंड्स ऑन स्टूडियोज ऑल्सो, अग्रीड। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्राणा स्टूडियो था वो कंपेरेटिवली इंडियन इंडियन स्टूडियो था, यानी कह सकते हैं कि वो काम ले रहा था, इंडियन काम ले रहा था, लेकिन फिर भी ज्यादा सैलरी दे रहा था, सपोज 30,000। लेकिन वही चीज मैं एक वीएफएक्स स्टूडियो में गया, रिदम एंड ह्यूज में, वहां पे वही सैलरी 17,000 थी, 17,000, लेकिन काम डबल हो रहा था, हॉलीवुड का काम हो रहा था, फिर भी सैलरी कम थी। तो ये सब चीजें थोड़ी डिपेंड करती है, यानी लेकिन वो हॉलीवुड वाले में क्या था कि छुट्टियां ज्यादा मिल रही थी, वर्किंग आवर्स कम थे, और वो लोग जो उसका जो अलाउंसेस होते हैं, खाना पीने का अलाउंस, आने जाने का अलाउंस, फिर पब्लिक हॉलीडेज, वो सब रिदम एंड न्यूज में ज्यादा था। प्राणा में डे नाइट काम करना पड़ रहा था, यानी इक्वली हो गया। अगर आप डे नाइट कर रहे हो तो आपको 30,000 मिलेगा। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है, सुकून से जीना है, 5 बजे घर पे जाना है, तो आप 15 या 17,000 कमाओ। ठीक है, सो सभी चीजों का दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज टू साइड्स। कि अगर आपको कहीं पे कोई फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान आपको भरपाई करना पड़ेगा, आइदर थ्रू लाइफस्टाइल या तो फिर आपका पैसे से। so somewhere there the things are pretty balanced. Okay, so once you are out of this particular what you say, ये जो लॉकडाउन वो सब खुल जाएगा, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आपको हर चीज रिलेटेबल लगेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज डायनामिक और सब कुछ आपके ऊपर इंक्रीज होता है या नहीं, एकदम से इंक्रीज होता है। मैं आपको 3 साल का टाइम देता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ 1000 डेज, ये जो मैंने अभी लिखा है 1000 डेज,
ये आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। 1000 दिन आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टूडियो में देने ही पड़ेंगे। ओके, तो जब तक कि आप 1000 दिन कंप्लीट नहीं करते हो, डू नॉट गेट इम्पेशेंट। आप जब तक किसी भी इंडस्ट्री में 1000 दिन नहीं निकालोगे, तब तक आप अपने ग्रोथ का या अपने प्रोग्रेस का एक्सपेक्टेशन मत रखो। 1000 दिन तक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप 1000 दिन कंप्लीट करोगे, आप खुद मेरा वर्ड आप याद करोगे कि सर ने बोला था 1000 दिन के बाद पक्का आपको प्रोग्रेस मिलेगा, और आप अगर अच्छा काम करोगे तो विद इन 1000 डेज यू विल बी गेटिंग योर सक्सेस, और आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको सिर्फ 1000 दिन देना है आपके लाइफ के, आपके लाइफ के सिर्फ 1000 दिन देना है, एकदम दिल लगा के। ओके, सो ये सारी चीजें आपको टाइम आने पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मे बी वॉट वी ऑल कैन, आई मीन आई एम जस्ट होपिंग, yes, Ishita is correct, better struggle 1000 days instead of lifetime. So मैं कहूंगा कि मिनिमम 3 years, yes। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी सोचा था कि मैं बहुत ही जल्दी से सक्सेस पा लूंगा, लेकिन वो जल्दी वाला सक्सेस ज्यादा हार्मफुल होता है। ओके, जो क्विक सक्सेस मिलता है दैट इज मोर हार्मफुल, बिकॉज यू आर इन एन इल्यूजन दैट यू आर डूइंग गुड, राइट। लेकिन वो इल्यूजन जब टूट जाता है, जब आपको लगता है कि आप इतने अच्छे नहीं हो जितना आप समझ रहे हो, तो आपको फिर से जीरो से चालू करना पड़ता है। तो अच्छा ये होगा कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो धीरे से ऊपर जाए, और आप उसके अंदर हल्के हल्के फेलियर्स को फेस करते रहो, ताकि जितना आप फेलियर को फेस करोगे उतना आप थोड़ा स्ट्रगल करके उसको ओवरकम करोगे, आप उसको रेक्टिफाई करोगे, एंड दैट रेक्टिफिकेशन इज व्हाट इट मेक्स यू एक्सपीरियंस्ड। ये जो रेक्टिफिकेशन होता है मिस्टेक्स मिस्टेक्स का, तो उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं, कि आप वो एक गलती दूसरी बार नहीं करते। और वो किससे होता है, जब आप पहली बार गलती करोगे, तभी जाके जो समझदार इंसान होता है वो जो है उसको रिपीट नहीं करता, और इसको हम लोग एक्सपीरियंस पीपल कहते हैं। टून स्कूल के 3 years प्लस इंडस्ट्री के 3 years, परफेक्ट। धीरज हैज सेड इट राइट, दैट टून स्कूल के 3 years प्लस इंडस्ट्री के 3 years इज इक्वल टू पैसा ही पैसा, 100%। धीरज, मैं आपका ये टेक्स्ट कॉपी करके स्क्रीनशॉट बना के रखता हूँ, आप मुझे मिलोगे 2026 में, और तब मैं आपको यही टेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि आपने जो बोला आप उसके ऊपर ही सही उतरे, राइट। ये होना ही है, सभी को सक्सेस मिलना है। जो काम यहाँ पे दिल से दिल मन लगा के करेगा, उसका सक्सेस मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, और एक्सपीरियंस के बारे में आई वुड लाइक टू नरेट अ टाइनी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। इफ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्टोरी विच इज क्वाइट इंस्पायरिंग। ओके, सो वंस एक बार एक जहाज होता है, वो अपने ओशन में बंद हो जाता है, एक बड़े से ओशन में बंद हो जाता है। तो उसका जो कैप्टन है अ, अपने जो शिपमेट्स होते हैं उसको कहता है कि भाई बाजू में जो आइलैंड है वहां पे जाके एक इंजीनियर को उठा के लाओ। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद वो लोग एक छोटी सी बोट में जाते हैं। छोटी सी बोट में गांव में पूछते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस बंदा कौन सा है। ठीक है, तो वहां पे गांव का एक बहुत ही एक फेमस इंसान होता है जो कि बहुत अच्छा मैकेनिक होता है, वो उसको बुला के लाते हैं जिसको शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होता है। तो वो इंजीनियर छोटी सी शिप में आके बड़ी शिप में जाता है, और बड़ी शिप में जाके वो इंजन रूम में जाता है, और इंजन रूम में जाके पूरा इंजन रूम को कम से कम आधा एक घंटा वो उसको देखता है, उसको एनालाइज करता है। बाद में वो बोलता है कि भाई हथौड़ा लाओ। तो वो इंजीनियर लोग डर जाते हैं कि भाई हथौड़ा क्यों मांग रहा है, तो बोल देते हैं कि चलो भाई एक्सपीरियंस है, कुछ होगा। तो ये अपना हथौड़ा देके एक जगह पे जोर से मारता है, वो एक जगह पे जोर से हथौड़ा मारता है, और कहता है कि इंजन चालू करो, और इंजन चालू हो जाती है, राइट। तो बाद में सब लोग खुश हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो इसने काम कर दिया। तो उसको वो लोग फीस मांगते हैं कि भाई आपकी कितनी फीस हो गई, तो वो बंदा बोलता है 1 लाख रुपया। ओके, दैट एक्सपीरियंस गाय सेज माय फीस इज 1 लाख रुपीज। तो कैप्टन बोलता है लेकिन तूने तो सिर्फ हथौड़ा मारा, राइट, तूने तो सिर्फ हथौड़ा मारा, और तूने सिर्फ आधा एक घंटा घूमा, इसके लिए 1 लाख रुपया क्यों मांग रहा है। कहता है कि सर, ये जो 1000 रुपया है वो हथौड़ा मारना का है, जो 1000 रुपया है वो हथौड़ा मारना है, और कहाँ पे मारना है उसके 99,000 ले रहा हूँ, राइट। अगर मैंने गलत जगह पे हथौड़ा मारा होता तो आपकी जो हालत है उससे भी बर्बाद हो जाते। तो 1000 हथौड़े मारने का, और 99,000 मेरे एक्सपीरियंस का है कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है। ठीक है, तो ये जो एक एग्जाम्पल है वो आपको बताएगा कि एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। आपका पैसा है
वो एक्सपीरियंस का होता है। सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट माय पॉइंट कि आप जितने एक्सपीरियंस होंगे उतना आपको पता चलेगा कि कौन से राइट जगह पे हथौड़ा मारना है और उसके आपको पैसे कमाना है। ठीक है। सो ऑन दिस नोट, ये छोटी छोटी स्टोरी है जो मुझे एक कह सकते हैं कि हमेशा रनिंग रखती है। यू सी, इट कीप्स मी रनिंग एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि डोंट बी डिस्करेज। आप भी एक्सपीरियंस पाओगे तो आपको उसका रिटर्न्स मिल ही जाएगा। ठीक है। तो I think it was a fair we have kind of it was really nice discussing with you my past experiences। और मैं चाहूंगा कि जब हम पर्सनली मिले तो एक स्पेशल एक सेशन रखें जिसके अंदर आप आपके जो भी छोटी मोटी डाउट्स और क्वेरीज या तो फिर एक कंसर्न्स होते हैं कि आप करियर कैसे बनाओगे, आपका आगे जाके प्रोग्रेस क्या है, ये सारी चीजें हम साथ में बैठ के एक बार बात करेंगे। और इसके अंदर मेरे जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको एक नरेट कर सकता हूँ, आपको मैं उससे एनलाइटन कर सकता हूँ। ठीक है। सो इट वाज रियली नाइस टू हैव यू नो गेटिंग योर रिस्पॉन्सेस कि आप इतने अच्छे से मेरा इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी बातों में। सो आई एम रियली ग्लैड। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड सच नाइस पीपल listening to my experiences and what you say observations. So it was really nice to narrate all these things with you and we will keep doing this। हम लोग आते जाते इस तरह से छोटे मोटे चीजों को कवर करते रहेंगे। ठीक है। सो नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, गेटिंग बैक टू द दिस कंसेप्ट, मुझे लग रहा है डेप्थ मैप शैडो का अभी कोई भी स्टूडेंट भूलेगा नहीं क्योंकि काफी इलेबोरेट और काफी बड़े तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया और काफी अच्छे से देख लिया। तो आई डाउट के कोई भी बंदा आज डेप्थ मैप शैडो और रेट रेस के बारे में कंफ्यूज होगा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि इसी के रिलेटेड उसको वो याद आएगी कि अच्छा डेप्थ मैप था, तो सर ने बहुत बड़ी स्टोरी की थी तो उसके अंदर ये डेप्थ मैप का और रेट रेस का फर्क पता चल गया। सो यही चीज है कि एक एग्जाम्पल सेट कर लेंगे तो आगे जाके उसको याद करना काफी इजी हो जाएगा। ओके। सो नाउ दूसरी चीज, आपको अगर ये जो शेडोज है देखिए 5 और 7 प्रेस कर दिया, लेकिन अगर आपको व्यू पोर्ट के अंदर ही शेडो देखने हैं, सपोज इफ यू वांट टू सी द शेडोज, यहाँ पे भी देखिए रेंडर करता हूँ तो रेंडर में शेडो दिखेगा लेकिन व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा। तो अगर आपको व्यू पोर्ट में शेडो देखना है सो यू कैन गो टू दिस लाइटिंग पैनल एंड क्लिक ऑन दिस शेडोज। राइट, यहाँ पे लाइटिंग में जाके आप इस शेडोज को प्रेस करो, तब जाके ये जो शेडोज है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको व्यू पोर्ट के अंदर ही ये शेडोज यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़े लो क्वालिटी होंगे लेकिन आपको आइडिया दे देगा कि किस तरह से आपका शेडो कास्ट हो रहा है। और जैसे आपने फाइनलाइज किया तो यहाँ पे रेंडर करोगे तो उस टाइप का रेंडर शेडो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके शेडोज। अब दूसरी एक चीज कवर करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कवर वन मोर थिंग विच इज ये जो डायरेक्शनल लाइट है, ये जो डायरेक्शनल लाइट है इसका देखिए मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, नथिंग विल चेंज एज पर इट्स मूवमेंट। इसको मैं मूव करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं स्केल करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको अगर मैंने मान लो इतना छोटा रखा तो रेंडर किया तो उसका आउटपुट ऐसा आया कीप इमेज। इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं रेंडर करता हूँ तो इसको भी कीप इमेज। तो आप देखेंगे पहले और इसके इमेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो डायरेक्शन लाइट है उसका मूवमेंट और स्केलिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फर्क पड़ेगा सिर्फ उसके रोटेशन से। ओके, डायरेक्शन लाइट में द लाइटिंग विल ओनली बी अफेक्टेड व्हेन इट इज रोटेटेड, ओनली व्हेन इट इज रोटेटेड। ठीक है। तो मूवमेंट मैटर नहीं करेगा, स्केलिंग मैटर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही मैटर करेगा। ठीक है। तो ये डायरेक्शनल लाइट का एक फीचर है जो कि आपको याद रखना है कि आप उसके मूवमेंट को कुछ भी करो, मूवमेंट भले मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए रखता हूँ लेकिन नॉट बिकॉज इट इज मेकिंग एनी चेंज इन माई आउटपुट। ठीक है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है दैट यू नीड टू ओनली रोटेट द डायरेक्शनल लाइट एंड नॉट मूव या तो स्केल। और अगर करते भी हो तो उसका कोई फर्क आउटपुट पे नहीं आएगा। सो दैट यू नीड टू बी श्योर अबाउट। ठीक है। तो डायरेक्शनल लाइट का, और आप देखो इसके अंदर एक वाला फीचर मिसिंग है, यानी ये जो डायरेक्शन लाइट है इसके अंदर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक फीचर मिसिंग है जो कि है डीके वाला फीचर। राइट,
डीके, जो डायरेक्शनल लाइट के अंदर डीके नहीं होता, क्योंकि ये सन एंड मून को रिप्रेजेंट करता है, तो सन एंड मून के अंदर कोई टाइप का डीके नहीं होता एज फार एज अर्थ इज कंसर्न, सो दैट इज वाई इसके अंदर आपको वो डीके वाला फीचर नहीं मिलेगा। ओके, सो डायरेक्शनल लाइट डज नॉट हैव अ डीके। तो डायरेक्शनल लाइट की दो प्रॉपर्टीज है, एक है कि उसका सिर्फ रोटेशन मैटर करता है, और दूसरा है उसके अंदर डीके नहीं होता। ठीक है, दो फीचर है जो कि हम लोग को ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन लाइट हो गया, इसको मैं कंट्रोल एच करूंगा, दैट इज कंट्रोल एच मीनिंग हाइड, तो ये लाइट बंद हो जाएगी, यानी वो डिलीट नहीं हुई है, वो अपने आउटलाइनर के अंदर, आउटलाइनर विंडोज आउटलाइनर में आपको जाना है। आउटलाइनर का मतलब जितनी भी चीजें अपने सीन के अंदर है वो सारी एक जगह पे दिखेगी, तो वो आएगा विंडोज आउटलाइनर, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डायरेक्शन लाइट है थोड़ी सी उसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा डिम हो गया है, इसका मतलब है कि हिडन है। अगर मैं डायरेक्शन लाइट पे क्लिक करके शिफ्ट एच क्लिक करता हूँ, शिफ्ट एच, तो वो अनहाइड कर देगा, यानी फिर से उसको रिवील कर लेगा। यानी कंट्रोल एच सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच इज फॉर हाइडिंग, एंड लाइट पे क्लिक करके शिफ्ट एच इज फॉर अनहाइडिंग। ओके, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आपको लिख लेता हूँ। ओके, लाइट रोटेशन को एनिमेट भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। कंट्रोल एच हाइडिंग, शिफ्ट एच अनहाइडिंग। ओके, हाइड करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा, अनहाइड करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगा। ओके, पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? ओके, यस, गुड क्वेश्चन। आपको यहाँ पे आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ओके ग्रेट धीरज, आई एम ग्लैड यू यू फाउंड माय एडवाइस, या तो कह सकते हैं मेरा जो गाइडेंस था उसको आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? पोजीशन को ऐसे चेंज करना है दैट व्हेन यू क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो आपको इस टाइप का एरो आएगा। सो ये W E और R, ओके मैं इसको टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। W दैट इज मूव, E दैट इज रोटेट, और R मीनिंग स्केल। ओके, WER, W का मतलब मूव, E का मतलब रोटेट, और R का मतलब स्केल। तो आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो तो आप W क्लिक करोगे तो आपको मूवमेंट का यहाँ पे एक मैनिपुलेटर आ जाएगा, तो आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, और एनिमेशन का मैं कहूंगा कि एनिमेशन हम लोग बाद में देखेंगे। एनिमेशन इज नॉट द, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एनिमेट द लाइट, वी आर गोइंग स्लो, वी आर गोइंग स्लो एंड स्टेडी, तो एनिमेट बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि स्टैटिक व्यू में किस तरह से लाइटिंग होती है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गई। ई प्रेस किया तो ऐसे सर्कल वाला अपने को मैनिपुलेटर मिल गया, तो इससे रोटेशन होता है। ठीक है, तो W से मूवमेंट हो गई, E से रोटेशन हो गया, जो कि फिलहाल डायरेक्शन लाइट में रोटेशन हो रहा है, और R से स्केल हो रहा है। ओके, R से आप मिडल में क्लिक करोगे, मिडल का येलो वाला क्यूब को क्लिक करके आप ड्रैग करोगे, सो दैट विल बी स्केलिंग द डायरेक्शनल लाइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट योर लाइट्स। E से रोटेट, W से मूव, और R से स्केल। ओके, तो डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे हम लोग इसको रैप अप करेंगे, विल बी। और देखिए उसके बाद दूसरा आपको जो शेडोज मिल रहे हैं, दे आर प्रीटी पैरेलल। आप जो शेडोज यहाँ पे देखेंगे वो काफी पैरेलल है। ये हमने जो वो ये पहले इसको शायद देखा था वो बिल्डिंग्स के अंदर के सारे शेडो जो है पैरेलल आ रहे थे। जब हमने स्पॉटलाइट यूज की तो स्पॉटलाइट की वजह से जो शेडोज है वो स्क्यू हो रहे थे, वो डिस्टॉर्ट हो रहे थे। करेक्ट, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, राइट? ओके, लाइट का पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने बोला कि डायरेक्शन लाइट का मूवमेंट से कुछ नहीं होगा। लाइक अभी फ्रंट में है, साइड में चाहिए तो कैसे करेंगे? आप सिर्फ रोटेट करो, आप सिर्फ रोटेट करो। ठीक है, अथर्वा, यस, इशिता इज राइट, यू जस्ट नीड टू रोटेट इट। आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो वो उस तरफ चली जाएगी। आप कितना भी उसका मूवमेंट करोगे वो कुछ उसके साथ होगा नहीं। आप सिर्फ जितना रोटेट, जैसे
अपना जो डे लाइट होता है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट में क्या हो रहा है कि रोटेशन ही हो रहा है सनलाइट का, इट इज नॉट मूविंग। एटलीस्ट हम लोग वो स्टैटिक है, हम लोग का अर्थ मूव हो रहा है, तो सनलाइट भी अपने एंगल के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू चेंज द रोटेशन, नॉट द मूवमेंट। आप रोटेशन चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसका आपको वहां पे एक्सपोजर दिखाई देगा, ठीक है। सो आई थिंक आई विल बी कीपिंग दिस डायरेक्शन लाइट ओवर हियर सो फार। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कवर द एम्बिएंट लाइट, जो कि कुछ लोगों का कंसर्न था कि सर आपने एम्बिएंट लाइट कवर नहीं किया, उसका क्या करेंगे। उसका और कुछ नहीं करना, वो एक ऐसी लाइट है जो कि आपके 3D सीन को 2D सीन बना देती है, ओके। अभी उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये डायरेक्शन लाइट को हाइड कर दिया, कंट्रोल एच। अभी मैं इसमें लगाता हूँ एम्बिएंट लाइट, ठीक है। देखिए एम्बिएंट लाइट मैंने यहाँ पे लगा दी। आपको इस सीन में कुछ दिख रहा है? एनीबडी कैन सी एनीथिंग इन दिस सीन नाउ? नहीं दिख रहा है, राइट। देखिए आपको इस सीन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ओके। लेकिन मैं अगर इसको वायर फ्रेम करता हूँ, इन सबको एक मटेरियल देता हूँ, अभी दिख रहा है। नाउ यू ऑल कैन सी दिस, ओके। तो हुआ ये कि मेरी जो लाइट है उसने सारी चीजों को फ्लैट कर लिया, राइट। इसमें कोई शेडिंग नहीं बचा है अभी। एम्बिएंट लाइट ने, अगर मैं इसको अभी रेंडर करता हूँ तो देखिए क्या होगा, दिख रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं एम्बिएंट शेड फुल करता हूँ तो ये दिख रहा है। सो एम्बिएंट लाइट जो है वो आपके सीन में शेडिंग फ्लैट आउट कर लेती है, और फ्लैट करने वाला कोई भी दूसरा लाइट नहीं है। आपको हर एक लाइट में इस तरह का ग्रेडेशन दिखेगा, ठीक है। आपको हर एक लाइट के अंदर इस तरह का ग्रेडेशन दिखेगा। लेकिन एम्बिएंट लाइट के अंदर एक ये जो फीचर है, ये जो पैरामीटर है, जो कि कहते हैं एम्बिएंट शेड। तो अगर आप एम्बिएंट शेड को अगर 0 कर दोगे तो आपका जो आउटपुट है इस तरह से पूरा फ्लैट हो जाएगा, जिसमें किसी भी टाइप का इस तरह का आपको शेडिंग नहीं मिलेगा। ये जो 3D शेडिंग मिल रही है, इट इज बिकॉज एम्बिएंट शेड इज 1। तो एम्बिएंट शेड जब 1 है तो आपको इस तरह का शेडिंग दिखाई देगा इन योर लाइट का। एक्सपोजर जो है उसका जो शेडिंग है उसमें आपको एक्सपोजर दिखेगा। बट व्हेन यू मेक इट फ्लैट, आप इसको 0 कर दोगे तो आपको इस तरह का फ्लैट आउटपुट मिल जाएगा, ओके। तो अगर हम देखेंगे, ये देखिए, आपको अगर इस सीन के अंदर ही दिखा दूं तो आपको दिख रहा है ये एम्बिएंट शेड चेंज हो रहा है। तो ये जो फ्लैट हो रहा है इस वजह से आपको हर चीज 2D दिखेगी। यानी आपको जैसे कार्टून में हम लोग देते थे पहले बिना किसी डेप्थ के, यू कैन सी कि पूरा हर चीज एकदम से फ्लैट होती थी, तो ये आपका 2D आउटपुट हो गया। आपको देखिए इसके अंदर कोई 3D पना नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज बिकमिंग 2D। लेकिन आप जब इसका एम्बिएंट शेड बढ़ाते हो तो ये थोड़ा भी 3D दिख रहा है, बिकॉज ऑफ डेप्थ एंड शेड एंड इसका जो वेरिएशन है लाइट के अंदर, उस वजह से ये जो आपको चीजें हैं ये 3D दिख रही है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एम्बिएंट लाइट? यस, इट इज विद डेप्थ एंड इट इज विदाउट डेप्थ। सो बेसिकली एम्बिएंट लाइट क्यों यूज होती है? क्योंकि अगर हर एक लाइट में शेडिंग है, यस, इसका अगर आप देखिए, अगर इसका एम्बिएंट शेड 1 है तो इसका मूवमेंट करूंगा तो फर्क पड़ेगा। देखिए इसका फर्क पड़ रहा है, राइट। जब इसका एम्बिएंट शेड 1.0 है तो इसका मूवमेंट फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका अगर मैं एम्बिएंट शेड को 0 कर देता हूं तो इसको मैं इस सीन के अंदर कहीं पे भी लगा दूं, इस सीन में कहीं पे भी लगा दूं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो व्हेन इट्स एम्बिएंट शेड इज 0, movement and position will not matter, but when its ambient shade is 1, then its position and movement will matter। समझ गए? ओके। सो और अथर्वा ने पूछा कि व्हाट इज एम्बिएंट लाइट यूज फॉर। उसका जो यूज है वो ये है कि कभी ये होता है कि कुछ एरियाज जो है वो डार्क हो जाते हैं,
ओके अभी इसका it is used to shade things. Basically, it is used to illuminate things. It is used to what you say. It is used to light up a scene in an equal way, right? It is used to light up a scene in a very flat manner. अभी आपको सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. सबने कैंडी क्रश खेला है, राइट? एवरीबडी हैज प्लेड कैंडी क्रश. सभी लोगों ने खेला है. Okay. Now let me ask you, which is that one color which is missing in that game? एक जो कलर है वो उसमें मिसिंग है. या तो ऐसा कह सकते हैं कि दो कलर हैं जो कि उसके अंदर मिसिंग है. ब्लैक, एग्जैक्टली ब्लैक कलर मिसिंग है, राइट? भले ही यस ब्लैक एंड व्हाइट, आई विल से व्हाइट कलर का शायद उसमें यूज हो सकता है, बट ब्लैक एंड ग्रे जो है दैट इज मिसिंग. या तो कह सकते हैं वो उन्होंने यूज ही नहीं किया है. ग्रे और ब्लैक. व्हाइट इज लाइक यू नो जब ब्राइटेस्ट उसमें ग्लो होगा उसके अंदर शायद व्हाइट होगा, लेकिन आप गलती से भी आप शेडो एंड टिंट, यस, तो बेसिकली आपको उसमें ग्रे और ब्लैक नहीं दिखेंगे. उसका रीजन ये है कि उसमें हर चीज इल्यूमिनेटेड है. एवरीथिंग इज इक्वली लिट. आपको दूर दूर तक जो उसके माउंटेन्स और ये सब जो है वो ठीक से दिखेगा. तो एम्बिएंट लाइट क्या करता है कि वो किसी भी एरिया में किसी भी पार्ट में ब्लैकनेस क्रिएट नहीं करने देगा. इट विल बी इल्यूमिनेटिंग दैट पार्ट. वहां पे कितना भी चाहे शेडो हो जाए वो उस पार्ट को फ्लैटन कर देगा. तो जैसे ही वो पार्ट फ्लैटन होगा तो वहां पे उसका टेक्सचर दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? सो व्हेन यू कैन नॉट सी अ ग्रे एंड ब्लैक, उस टाइम पे आपको पूरा सीन इल्यूमिनेटेड दिखता है. ठीक है? तो बेसिकली एम्बिएंट लाइट इज यूज्ड टू फ्लैट आउट द सीन. लेकिन आप अगर उसको कम इंटेंसिटी, ओके, नो प्रॉब्लम. यश, ओके, आई जस्ट राइट डाउन द नेम्स. ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बिएंट लाइट? एम्बिएंट लाइट का मीनिंग ये है कि आप कभी भी कोई रूम में जाते हो, आपकी सनलाइट आ गई, उसने बाउंसेस क्रिएट कर ली है, बट इवन देन द रूम लुक्स लिट अप. आपका जो रूम है वो कहीं पे भी आपको ऐसे ब्लैक डार्कनेस नहीं दिखेगी. ओके, थोड़ा हॉरिबल एग्जांपल दिखाना चाहूंगा. आई विल बी शोइंग यू वेरी व्हाट यू से वेरी स्कैरी एग्जांपल. कि आपने साउथ कोरियन मूवीज देखे हैं, तो साउथ कोरियन मूवी में एक ऐसा सीन था जिसके अंदर एक ऐसा कबर्ड था जिसके ऊपर वो घोस्ट बैठा हुआ था. ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन उसकी सिर्फ आईज दिख रही थी, वो घोस्ट का सिर्फ आई दिख रहा था. तो एम्बिएंट लाइट वहां पे पहुंच नहीं पाया, राइट? वहां पे वो जो कॉर्नर था वो इतना ज्यादा डार्क हो गया कि वहां पे कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है वो दिखाई नहीं देती थी. लेकिन अगर वहां पे एम्बिएंट लाइट होता तो वो कबर्ड के ऊपर हल्का सा हमें इल्यूमिनेशन दिखता. दैट एरिया कुड हैव बीन लिट अप रिगार्डलेस ऑफ द डार्कनेस. या तो फिर लाइट का जो वहां पे रीच है वो नहीं पहुंच पा रहा था, फिर भी अगर एम्बिएंट लाइट होता तो वहां पे कुछ ना कुछ दिखता. एम्बिएंट लाइट इज जनरल लाइट. एम्बिएंट लाइट इज एवरीवेयर. एम्बियंस का मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. किसी ने नॉइज कैंसिलिंग का कोई एड ध्यान से देखा होगा. सनलाइट इज एक्चुअली डायरेक्ट लाइट. यस, यू कैन से सनलाइट एग्जिस्ट एवरीवेयर. लेकिन आप कह सकते हो कि सनलाइट जहाँ पे नहीं है वहां पे भी तो लाइटनेस तो है ना, वहां पे भी इल्यूमिनेशन तो है. आप मुझे बताइए, नॉइज कैंसिलिंग ईयरफोन्स कोई यहाँ पे यूज करता है? एनीबडी यूजेस नॉइज कैंसिलिंग ईयरफोन्स, राइट? इसके अंदर मुझे आप बताओ कि आपने एम्बिएंट नॉइज का वर्ड सुना है? एम्बिएंट नॉइज को इरेडिकेट कर लेता है. इट गेट रिड ऑफ द एम्बिएंट नॉइज. ये जो एम्बिएंट नॉइज क्या होती है पता है? आप मेरा आवाज सुन रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे आजू बाजू में आवाज आ रहा है जो कि डायरेक्ट नहीं है, जो कि इनडायरेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बर्ड चर्पिंग कर रहा है, नीचे कोई बातें कर रहा है, या फिर आपके किचन में कुछ बर्तन यहाँ पे, सराउंडिंग साउंड, एग्जैक्टली. तो एम्बिएंट नॉइज है. एम्बिएंट नॉइज का कोई सोर्स नहीं होता. उसी तरह से एम्बिएंट लाइट का भी कोई सोर्स नहीं होता. ambient light is present everywhere, and it happens because of lots of rays being scattered around here and there by bouncing off the surfaces. तो जो भी डायरेक्ट लाइट है वो जब किसी सरफेस को हिट हुई और उसके बाद उसने यहाँ वहाँ पे जो फैलना शुरू किया, उसको हम कह सकते हैं एम्बिएंट लाइट, जिसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, which is a general lighting which happens because of the light rays bouncing around here and there. समझ गए? So ambient light is basically bounce light, या तो कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. इनडायरेक्ट लाइट, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लाइटिंग. वी आर फेकिंग. ये जो
ये क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एम्बिएंट लाइट है ये एक्चुअली जब माया थोड़ा एडवांस मतलब अपनी जगह पे बन रहा था, सो वाइल माया वाज एडवांसिंग एंड हम लोग पुराने मूवी से नए मूवीज की तरफ आ रहे थे, तो किसी ना किसी तरीके से ऐसे एक इफेक्ट्स और ऐसी लाइट यूज की जाती थी जो कि रियलिज्म की तरफ लेके जाती थी। पहले वो चीज फेक की जाती थी, अभी वो चीज एक्चुअली हो रही है। ठीक है, एक्चुअली का मतलब ये यूजिंग रे ट्रेसिंग एंड यूजिंग गेमिंग इंजन, ये जो इनडायरेक्ट बाउंसेस जो है वो और बेटर तरीके से हो रहे हैं, जस्ट द वे इट शुड। पहले हम लोग उसको फेक करते थे यूजिंग एम्बिएंट लाइट, यानी एम्बिएंट लाइट क्या करता था, ये सारे सीन के सारे टेक्सचर को विजिबल कर लेता था, तो हमें क्या लगता था कि हर चीज इनडायरेक्ट लाइटिंग से विजिबल है, बट एक्चुअली देयर इज नो रे ट्रेसिंग हैपनिंग। उसके अंदर फेक कर रहे हैं कि सारी चीजों को जब विजिबल कर लोगे तो लगेगा ऐसा कि सारे में बाउंसेस हो रहे हैं। तो ये क्या है ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कुकिंग के टाइम पे लोग यूज करते हैं, यानी अपने अपने हिसाब से। तो पहले इस टाइप का आपका कॉम्बिनेशन था, जैसे डायरेक्शन लाइट एंड एम्बिएंट लाइट, एरिया लाइट, इन सब चीजों को यूज करके मूवीज बनाते थे। लेकिन अभी उसका बेटर ऑल्टरनेटिव आ गया है जो कि उतना ही फास्ट है। ठीक है, जो कि उतना ही फास्ट है जितना कि पहले वाला था। तो अभी इसलिए लोग अभी धीरे धीरे इससे ट्रांजिशन हो रहे हैं एम्बिएंट लाइट से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको डिफिकल्ट चीज पहले बताऊंगा, बाद में इजी चीज के ऊपर आऊंगा। ठीक है, सो दिस वी आर टेकिंग अ लॉन्ग रूट, हम लोग इसका थोड़ा लॉन्ग कट ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऑटोमेटिक चीज सीखोगे तो आपको हर चीज एकदम इजी लगेगी। ठीक है, सो एम्बिएंट लाइट का कंसेप्ट क्लियर है सो फार? ओके, आर वी थ्रू विद द एम्बिएंट लाइट? ओके, यस। एम्बिएंट लाइट इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट लाइट जो कि हर तरफ फैलती है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार इज एम्बिएंट लाइट एंड डायरेक्शनल लाइट, एंड टुडे आई विल बी कवरिंग ओनली द लास्ट लाइट। एक लास्ट लाइट में आपको कवर कर लूंगा विच विल बी द पॉइंट लाइट। Okay, can we give two or more direction light in different direction in same scene? Ashok Prajapati, very good questions. Very good question. I'm really glad that you asked this. Direction light different direction में आप दे सकते हो. Okay, you can give two direction light in a same scene, लेकिन दोनों का शेडो आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। आपको शेडो ऑल्टर करना पड़ेगा, इसका मतलब ये, एक जो लाइट रहेगी उसका शेडो शार्प रहेगा और दूसरी लाइट है उसका शेडो सॉफ्ट रहेगा, जो कि एकदम से ब्लर आउट हो जाएगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने दोनों में शेडोज को शार्प रखा, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। वो क्रिकेट ग्राउंड जैसा दिखेगा, आपका जो वो सीन है वो क्रिकेट ग्राउंड दिखेगा। देखिए क्या होगा अगर मैंने इसमें शेडो दोनों में ऑन कर दिए, देखिए एक यहाँ पे शेडो हो गया और मूवमेंट करने से कुछ नहीं हुआ। सो कैन यू ऑल सी दिस कि मेरे शेडोज क्रिस क्रॉस हो रहे हैं? तो आपको ये ऐसा तो देखना पसंद नहीं आएगा ना, यू विल नॉट लाइक दिस। लेकिन अगर मैं दूसरी लाइट में शेडो को सॉफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं होगी, आई विल हैव टू, यहाँ पे व्यू पोर्ट में देखिए सॉफ्टनेस कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा। व्हेन आई रेंडर दिस तभी जाके दिखाई देगा। तो ये आपने जो दो लाइट वाला कंसेप्ट बताया, एक्चुअली वो कंसेप्ट है थ्री पॉइंट लाइटिंग वाला। यानी आप अगर दो लाइट यूज करते हो तो एक हो गई की लाइट, दूसरी हो गई फिल लाइट, और तीसरी आप जब लगाओगे उसको हम कहेंगे रिम लाइट। तो देखिए इसमें दो शेडोज हैं, लेकिन एक शेडो है वो काफी शार्प है और दूसरा शेडो लेस विजिबल है, यानी कह सकते हैं दूसरा शेडो जो है काफी ब्लरी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि दूसरा शेडो ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमने उसकी सॉफ्टनेस बहुत बढ़ा दी, लेकिन ये सीन बेटर लग रहा है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट सीन। अगर मैं इसको सॉफ्टनेस कम कर दूंगा तो ऐसा कुछ रेंडर आएगा। द रेंडर विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अपने को ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए।
समझ गए? वी कैनॉट हैव सच आउटपुट्स। आपने ये ऐसा कभी भी किसी भी मूवी में होता हुआ नहीं दिखा होगा, ठीक है? यू कैनॉट हैव क्रिस क्रॉस शेडोज अनलेस वेरी नेसेसरी। कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे मल्टीपल शेडो होते हैं, लेकिन आइडियली एक सीन में सिर्फ एक ही शेडो होना चाहिए, विच इज द की लाइट शेडो। जो की लाइट होती है वो छोटी होती है, इसलिए उसके शेडो शार्प आते हैं, और जो बड़ी लाइट होती है उसके शेडो सॉफ्ट हो जाते हैं। सो यू कैन हैव मल्टीपल लाइट्स बट विथ हैविंग वेरिंग शेडो। जो उसके शेडो है वो एक दूसरे से डिफर करेंगे, ठीक है? तो अभी एक लास्ट वाला लाइट देख लेते हैं आज के लिए, एंड देन वी विल लीव एवरीथिंग ऑन अवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम और फर्दर 3 लाइट्स को कवर करेंगे। तो इतना जो भी लेक्चर हुआ, सो आर वी ऑल ओके विद दिस? एज इन, इज इट अंडरस्टैंडेबल? एंड होपिंग कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर पाओ अपने अपने घर पे, राइट? सो आई एम होपिंग दैट थोड़ा, अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा, मेरी स्पीड या तो कहने की या तो फिर प्रेजेंट करने की स्पीड ज्यादा है, डू लेट मी नो, ठीक है? डू नॉट अवॉइड, डू नॉट इग्नोर। जब भी कोई इश्यू आता है आराम से बता लो। एंड आई हैव सीन अ वेरी नाइस क्वेश्चंस, वेरी गुड concerns and queries which some students have asked, so that means के they are on right track। ये जो क्वेश्चन से पता चलता है कि they are actually getting, they are actually thinking कि हाँ सर जो कह रहे हैं इसका ये मीनिंग होता है क्या, इससे ये हो सकता है क्या। इसका मतलब ये कि यू आर एक्चुअली गेटिंग द फील ऑफ द लाइटिंग। आप लाइटिंग के अंदर थोड़ा डल रहे हो, एंड दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप भले एनिमेटर बन जाओ, भले मॉडलर बन जाओ, आपको लाइटिंग करनी ही पड़ेगी। तो आप जितना अच्छे से सीखोगे, भले कल जाके आप कुछ भी और कर लो, आपको एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं उसका गारंटी देता हूँ। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। So now we'll just cover the point light and then we will call it a day, hopefully in next 15 minutes or so. So अभी ये करेंगे कि ये पूरे प्लेन को हम लोग लीव कर देते हैं, या तो इसको रखते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं, पॉलीक्यूब, ओके? और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे प्लेस्ड होंगे। इसको मैं थोड़ा, मान लो कि ये अपना नीचे कुछ, यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स है अपने पास। we have got a few objects on the flooring। इसके बाद इसको मैं एक्चुअली नॉर्मल सूटे कर लेता हूँ, ओके? तो अभी इसके ऊपर मैं मान लो कि मेरे दीवार के ऊपर कोई तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी कोई लैंप या लाइट या लैंटर्न लगा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ये झूमर जैसा कुछ रहेगा, या तो जो भी आप सीलिंग पे लगाना चाहोगे, फैन या ऐसा कुछ, ओके? और एक ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरफ, और यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है? सो ये है अपनी पॉइंट लाइट, इसको हम कहेंगे पॉइंट लाइट, ठीक है? तो पॉइंट लाइट जो है वो हम यूज करते हैं जब हमें इस तरह का इंटीरियर इल्यूमिनेट करना होता है। इंटीरियर के कम से कम 6 साइड होते हैं, एक है फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट एंड टॉप एंड बॉटम, ओके? ये फ्रंट तो ये हो गया, फ्रंट जो कैमरे के साइड का है वो, प्लस ये बैक, ये जो स्फीयर के पीछे है यहाँ पे, दिस इज द बैक साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, टॉप एंड बॉटम। तो ये अपनी हो गई 6 साइड। तो अपनी ऐसी कोई लाइट होनी चाहिए जो कि 6 साइड्स के अंदर, या तो कह सकते हैं कि सारे साइड्स के अंदर ये पूरी लाइट एमिट करे। तो अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लाइट लेता हूँ, देखिए एम्बिएंट लाइट और पॉइंट लाइट में फर्क ये है, यहाँ पे प्लस साइन आपको दिखेगा, सन के बीच में प्लस साइन दिखेगा, सो दैट इज द इंडिकेशन दैट दिस इज अ पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट को क्रिएट करूंगा, वो ग्रिड के बीच में आ जाएगा। तो पॉइंट लाइट के अंदर, अभी इसके अंदर डायरेक्शनल लाइट का उल्टा है, यानी डायरेक्शनल लाइट में क्या होता था, रोटेशन मैटर करता था। अपने पॉइंट लाइट के अंदर सिर्फ मूवमेंट मैटर करेगा, ओनली मूवमेंट विल मैटर, स्केलिंग एंड रोटेशन विल नॉट मैटर, ओके? देखिए ये फिलहाल डिफॉल्ट शेडिंग मोड में है, तो मैं इसको 7 प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए ये इसका जो मूवमेंट करने से
आपको इस सीन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। व्हेन आई एम मूविंग द लाइट, प्रेसिंग W, व्हेन आई एम प्रेसिंग W एंड मूविंग द लाइट्स, देन माय सीन इज गेटिंग चेंज्ड। ओके, लेकिन मैं इसको रोटेट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको स्केल करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो डायरेक्शनल लाइट में सिर्फ रोटेशन मैटर करता था और पॉइंट लाइट के अंदर सिर्फ मूवमेंट मैटर करता है। ठीक है, उसकी पोजीशन मैटर करती है, उसका रोटेशन या स्केलिंग मैटर नहीं करता। ओके, तो ये आपकी हो गई पॉइंट लाइट। अभी इसके अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे रे ट्रेस शैडोज होंगे, शैडोज, रे ट्रेस शैडो। मैं चाहे तो इसके अंदर डेप्थ मैप शैडो यूज कर सकता हूँ जस्ट फॉर क्विकर प्रीव्यू। इसको मैं प्रीव्यू ले लेते हैं, इसको मैंने रखा है यहाँ पे, इसको इस तरफ थोड़ा रखते हैं। आई थिंक क्या दिस वन इज ओके, दिस पोजीशन। अभी रेंडर करते हैं। सो नाउ यू कैन सी के डेप्थ मैप शैडो यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। यू कैन सी दीज शैडोज बीइंग क्रिएटेड। यहाँ पे शैडो है साइड में, लेफ्ट साइड में भी शैडो है, बैक में भी शैडो है और नीचे ऊपर भी शैडो है। अभी आपको कहोगे सर ये बहुत ही खराब दिख रहा है, यानी बहुत ही शार्प दिख रहा है, तो इसको मुझे सॉफ्टन करने के लिए आई गॉट टू ऑप्शंस। वन इज इंक्रीजिंग द फिल्टर साइज। ओके, डेप्थ मैप शैडो के अंदर फिल्टर साइज जो होता है वो इन शैडो को सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन करता है। सो नाउ यू कैन सी दैट इज, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले ये था, अभी ये हो गया, इसकी सॉफ्टनेस बढ़ गई। ठीक है, तो अगर मेरी पॉइंट लाइट बहुत बड़ी है, अगर मेरी पॉइंट लाइट का सोर्स बहुत बड़ा है, जैसे आपने चाइनीज लैंटर्न देखा होगा, तो चाइनीज लैंटर्न ऐसे बीच में लाइट होती है और उसके ऊपर रेड कलर का कवर होता है, तो उससे क्या हुआ, आपके जो पॉइंट लाइट का शेप है वो थोड़ा एक्सपांड हो गया, और जितना वो एक्सपांड हुआ उतना ही आपके ऊपर शेडो सॉफ्ट हो गए। ठीक है, जितना वो साइज, उसकी रेडियस बढ़ गई तो उसका शेडो जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर शेडोज को सॉफ्ट करना है तो आपका डेप्थ ऑफ शेडो के अंदर ऑप्शन है फिल्टर साइज, जो डायरेक्शनल लाइट में भी सेम है। तो आप इसको जितना बढ़ाओगे, अगर फिल्टर साइज आपने 20 की, तो आपका शेडो ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट शेडो जैसा हो जाएगा। आपको ऐसा, ये देखिए, अभी आप थोड़ा ध्यान से देखेगा, ये था 1 फिल्टर साइज, ये था 10 फिल्टर साइज और ये है 20 फिल्टर साइज। तो ये आपका शेडोज इस तरह से सॉफ्ट होता है। ठीक है, और जितना शेडो सॉफ्ट होता है उतना ही ब्यूटी बढ़ती है। वी जनरली लाइक टू सी सॉफ्ट शेडोज। तो आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं कि आपके जो शेडोज हैं वो आपके पहले 1 फिल्टर साइज, 10 फिल्टर साइज एंड 20 फिल्टर साइज। ओके, आपके शेडोज धीरे धीरे ब्लर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉफ्टन हो रहे हैं। आप ओवरऑल इसका लुक देखेंगे, व्हेन यू सी दिस होल लुक ऑफ दिस सीन, तो आप देखेंगे कि सॉफ्टन हो रहा है, शेडोज जो है वो हर तरफ सॉफ्टन हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं मान लो कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, इसका ग्रेडेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रेड, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज्यादा है और यहाँ पे ग्रेडेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट डाई डाउन होगी। ये लाइट एक्चुअली मरी नहीं है, लाइट का इंफिनिटी तक इसका जो है रीजन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बैकग्राउंड को हटा दूं और ये जो स्फीयर है इसको मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख दिया, बहुत ही दूर, राइट, मैंने इसमें बहुत ही दूर यहाँ पे स्फीयर को रख लिया, तो अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये जो दूर वाला स्फीयर है ये भी रेंडर होगा, इसके ऊपर भी लाइट आएगी। आप सोचिए कि लाइट इतनी दूर है, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ग्रेडेशन दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे लाइट है वहां पे ब्राइट दिख रहा है और उसके बाद ब्लैक हो रहा है। तो फिर अगर ये ब्लैकनेस यहाँ पे बढ़ रही है तो फिर लाइट यहाँ पे आते थे खत्म क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये कि लाइट में ग्रेडेशन है लेकिन डीके नहीं है। ओके, डीके नहीं है, जो कि डायरेक्शन लाइट में था ही नहीं। आपको पॉइंट लाइट के अंदर भी फिलहाल डीके नहीं है, लेकिन पॉइंट लाइट के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप डीके को एक्टिवेट कर सकते हो, यू कैन स्विच ऑन द डीके पार्ट। ठीक है, सो अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन होता है डीके। ओके, फिलहाल यहाँ पे लिखा है नो डीके, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी टाइप का ग्रेड कह सकते हैं कि इसका एनर्जी कम नहीं हो रही, इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, इनफाइनाइट है। बट एज सुन एज आई स्विच दिस ऑन, मैं डीके ऑप्शन को ऑन कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरी लाइट पूरी डिम होगी। डिम यानी कह सकते हैं कि कम होगी।
तो अभी मुझे मैन्युअली ये करना पड़ेगा कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो होगा ये कि जो चीज इससे नजदीक है, जो चीजें इससे नजदीक है सिर्फ वही इल्यूमिनेट होगी, बाकी की चीजें जो है वो डिम हो जाएगी, या तो वो कह सकते हैं वो इल्यूमिनेट नहीं होगी। अब अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो देखिए आपको पीछे वाला स्फीयर जो है वो यहाँ पे बहुत ही डिम दिख रहा है, उसकी लाइट काफी कम होगी, लेकिन जो नजदीक के स्फीयर है वो ब्राइट दिख रहा है। तो बेसिकली इसने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जैसे कि रियल लाइफ में अपना होता है। सो नो डीके करता हूँ और इसका इंटेंसिटी 1 रखता हूँ, तो पीछे का स्फीयर और आगे के स्फीयर में सेम इंटेंसिटी रहेगी। ये देखिए ये स्फीयर और इस स्फीयर के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर डीके ऑन करता हूँ और इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो दो स्फीयर के अंदर डिफरेंस दिखेगा। दैट इज what whichever sphere is nearer to the light that will appear very bright and the one that is farther from the light will appear dim। तो ये जो फीचर है ये आपको बाकी सारी लाइट में मिल जाएगा एक्सेप्ट टू लाइट्स, वन इज दी एम्बिएंट लाइट एंड सेकंड इज दी डायरेक्शनल लाइट। उन दोनों के अंदर ये वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। और पॉइंट लाइट के अंदर आपको वो एम्बिएंट शेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, पॉइंट लाइट के अंदर आपको एम्बिएंट शेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं दोनों को बाजू बाजू में रख के आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। और देखिए इसने एम्बिएंट लाइट ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया, पूरा सीन फ्लैट आउट कर दिया। कैन यू सी, पूरा सीन जो फ्लैट हो गया। देखिए एम्बिएंट लाइट ये करती है कि एम्बिएंट लाइट जो डार्कनेस है उसको वो फिलअप कर देती है, लेकिन हम उसको जब एकदम से हल्के से उसका बहुत ही कम इंटेंसिटी रखेंगे, उसको एकदम बैलेंस तरीके से यूज करेंगे तो आपका सीन पूरा इल्यूमिनेट भी हो जाएगा और उसमें डेप्थ भी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये है विद एम्बिएंट लाइट एंड दिस इज विदाउट एम्बिएंट लाइट। आप समझे? ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। दिस इज विद एम्बिएंट लाइट, दिस इज विदाउट एम्बिएंट लाइट। तो जो भी यहाँ पे ये डार्क एरियाज है उसको एम्बिएंट लाइट ने फिलअप कर दिया, राइट। सो एम्बिएंट लाइट के अंदर आपको ये एम्बिएंट शेड नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है जो कि पॉइंट लाइट में नहीं है, और इसके अंदर आपको डीके भी नहीं मिलेगा एम्बिएंट लाइट में। पॉइंट लाइट के अंदर आपको डीके का ऑप्शन मिलेगा लेकिन एम्बिएंट शेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इतने तक सबको ठीक ठाक समझ में आया? ओके, सो द सन एक्ट्स लाइक पॉइंट लाइट इन द गैलेक्सी फॉर प्लैनेट्स। यस, इशिता इज करेक्ट इन हर ऑब्जर्वेशन। Resolution does in settings, so it is used in bulb and street lights. Yeah, just when you do something in the software, just go little slow. Okay, okay. Parvi, I mean, your request is granted. मैं सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा स्लोली जाऊंगा, as Atharva said, I will do that, no issues. So it is used for bulbs and street light. Yes, Vinay, you are correct. Bulb and street light के लिए ये DK यूज होता है, what you are saying. And resolution जो है वो आपके जो स्क्वायर आपका जो ओके, इसका हल्के से एक उदाहरण दे देता हूँ, एग्जांपल। सभी लोगों ने काउंटर स्ट्राइक खेला है, राइट? बचपन में काउंटर स्ट्राइक खेला है किसी को ऐसा कभी ऐसा होता था कि आपकी गेम थोड़ी लैग होती थी, गेम थोड़ी ऐसा स्टटर होती थी, करेक्ट? तो आप उसके लिए क्या करते थे? what would you do when your counter strike game was appearing to be a bit slow? या तो कह सकते हैं थोड़ा ऐसा स्लोली चलता था, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, ग्राफिक्स डाउन करते थे, करेक्ट? अथर्वा यूज्ड टू reduce the graphic settings. Yes, okay. Key press. Okay, Dheeraj has suggested me something, key press. Fine, perfect, I will do that. अब मैं की प्रेस जो है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, या सो बेसिकली जो अथर्वा ने कहा कि ग्राफिक्स को आप रिड्यूस कर देते थे, ठीक है, लेकिन ग्राफिक रिड्यूस करने से क्या होता था? आप उसका जब ग्राफिक्स कम करते थे, व्हाट वाज दैट वन थिंग यू आर गेटिंग? प्रोमिनेंट थिंग्स उसमें दिखती थी, टेक्सचर निकल जाता था, लो पिक्सेल्स। यस, नाउ पराग इज राइट, पिक्सेल्स। यस, सो पिक्सेल वो पिक्सेलेट हो जाता था, करेक्ट? तो बेसिकली आप जब 1920 1080 रखते थे तो आपका चीजें जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखती थी, आपकी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती, लेकिन आपका जो रिफ्रेश रेट है वो कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन आप जब रेजोल्यूशन कम करते थे
आप 1920 से क्या करते थे, 1280/720, ठीक है। और अगर बहुत ही खराब पीसी है तो उससे भी आपको कम रखना पड़ता था, दैट इज 720/405, या ऐसा कुछ रेजोल्यूशन आप रखते थे, तब जाके आपका जो रिफ्रेश रेट है वो सुधर जाता था, लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाती थी। तो ये जो रेजोल्यूशन है, जो डेप्थ ऑफ शैडो का रेजोल्यूशन है, वो यही करता है कि आपके जो शैडो की क्वालिटी है, वो जितना आप हाई रेजोल्यूशन रखोगे उतना आपका शैडो का जो क्वालिटी वो सुधरेगी, उसके अंदर पिक्सलेट कम दिखेंगे। लेकिन जितना आप उसका रेजोल्यूशन डाउन करोगे, जितना आप उसका रेजोल्यूशन कम रखोगे, तो उसके अंदर जो पिक्सेल्स दिखते हैं, जो शैडो के अंदर जो स्क्वायर स्क्वायर दिखता है, वो शैडो के अंदर बढ़ जाएगा, और उसकी जो फ्लिकरिंग है, उसका जो चांसेस है कि वो सीक्वेंस रेंडर के अंदर अंदर उसकी फ्लिकरिंग दिख जाए, तो वो लो रेजोल्यूशन में बढ़ जाता है। लो रेजोल्यूशन में उसका चांसेस बढ़ जाता है। हाई सेटिंग रखोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा उसमें लगेगा, लेकिन आपका जो शेडो वो क्रिस्टल क्लियर और एकदम से रिफाइन होकर आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन सेटिंग, व्हाट इट डज इन योर माया। फिर से आपको वो रेजोल्यूशन का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने पॉइंट लाइट ले ली और उसके अंदर मैंने डेप्थ ऑफ शैडो ऑन किए, ओके। सो मैं आपको हो सके तो इसके अंदर ही दिखा देता हूँ, ओके। डेप्थ ऑफ शैडो इसमें मैं देखिए एकदम से कम सेटिंग रखता हूँ, 16 रेजोल्यूशन रखता हूँ। तो आप देखिए क्या होगा, शेडो का जो ये दिख रहा है आपको, शेडोज पिक्सलेट हो गए, राइट, शेडोज पिक्सलेट हो गए। एंड एज सुन एज आई इंक्रीज द सेटिंग फ्रॉम 16 रेजोल्यूशन टू 1024, इसको कीप इमेज करता हूँ और मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो ये देखिए अभी क्या हुआ, आपका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ गया और आपका जो पिक्सेल्स है वो छोटे हो गए। आप डिफरेंस देखिए, ओके। तो दिस इज व्हाट योर रेजोल्यूशन डज, ठीक है। दिस इज व्हाट योर रेजोल्यूशन डज, कि आपका जो रेजोल्यूशन है, आपका जो वो मैप, जो डेप्थ मैप क्रिएट करता है, उसका वो जो मैप है उसमें क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन बड़े सीन्स के अंदर आप जितनी क्वालिटी बढ़ाओगे, आप जितना रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, उतना टाइम बढ़ेगा। तो आपको वो जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको ठीक से ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक इट वाज फेयरली काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा। it was lots of things have happened today, and thankfully I have also recorded this session. मैंने इसको सेशन को रिकॉर्ड भी किया है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड यू नो जस्ट रिवाइज जो भी हमने आज किया है। और आज से आप जितना शुरुआत करोगे ना, तो इजी होगा स्टार्ट करने के लिए। यानी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, लेकिन स्लोली कर रहे हैं। तो अभी से आप शुरुआत दोगे तो आपका इसके ऊपर जो लेयरिंग होगी आने वाले लेक्चर्स में वो इजी हो जाएगी। अगर आप एक साथ में सब कुछ करने गए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है थोड़ी थोड़ी चीजें करो, लेकिन क्विक सक्सेशन में, या तो कह सकते हैं हम लोग ईएमआई पे करते हैं वैसे करो, छोटा ईएमआई बट लॉन्ग टर्म प्लान। आप 3 साल तक भरते रहो, 1,500 रुपया आपका एक्टिव आपके घर पे होगा। तो दैट शुड बी द लाइफ लाइफ का अप्रोच होना चाहिए। छोटा छोटा करते रहो लेकिन मजे लेते रहो साथ में, ठीक है। तो नाउ आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस। सो I think a few of the students had some issues. That is, one was Dhaval, second was Ajay. I think his name was Ajay or something. I'll just see. Second year, okay. And these today is ABC. Okay. Today is 05, 0 date. How are they writing the dates? 05, 08, 2020. Okay. So let us start with the attendance. That is, we'll start with A division. So सर आज के लेक्चर का लिंक ग्रुप में नहीं आया। कौन से वाले ग्रुप में नहीं आया? ओके, I have shared it with Shubhra ma'am. So डिवीजन सी का लिंक नहीं आया था, दैट इज सैड।
Actually, Shubhra ma'am herself had told me that she will be sharing it. No issues, no issues. तो ठीक है, देखिए, who all could join from C division? कोई यहाँ पे C division में से है? Do we have anybody who is from C division? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. Next time, just go through the timetable and let me know if anything is missing. I have shared the link yesterday itself. अगर किसी तरीके से आपको नहीं मिला है तो मैं आपको एक दिन प्रायर खुद ही भेज दूंगा by asking जयश्री मैम एंड शुभ्रा मैम. ठीक है, सो विल बी केयरफुल अबाउट इट. थोड़े स्टार्टिंग में एक दो हिकअप्स होंगे ऐसे छोटे मोटे, एक आध दो हफ्ते में, लेकिन बाकी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, सो विल ट्राई टू मेक इट बेटर एवरी टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद द अटेंडेंस. यस, ऐश्वर्या. ऐश्वर्या इज प्रेजेंट. अमन, एक मिनट ना इसमें. ओके, ऐश्वर्या. ओके, ऐश्वर्या इज नॉट प्रेजेंट. अमन इज प्रेजेंट. अभिषेक. अभिषेक प्रेजेंट. पराग शर्मा प्रेजेंट. इशिता प्रेजेंट. सुमैला प्रेजेंट. रविंद्र प्रेजेंट. ओके, ध्रुवल प्रेजेंट. सचिन. सचिन नॉट प्रेजेंट. ग्लेन प्रेजेंट. भावेश प्रेजेंट. यश प्रेजेंट. ओके, ऐसे ही जो पहले ही लिख देते हैं वैसे भी लिख के रखोगे अपने बाद वाला नाम तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. सो अजय इज, अजय वाज देयर राइट? आई बिलीव ही वाज देयर. Yeah, his battery went off, so no problem. Rudresh present. Kalpita present. Aryan present. Jitojwal present. Dhruvi present. Vinay present. Evdis was present, I believe. Yes. Sitanshi present. Great. Kumar. Radhana Kumar. Radhana, sorry. Radhana is not present. Aryan present. Abhijit Shetty not present. Ishan present. Deval present. Sean not present. Uh, yeah, Disha. Disha is present. Disha is not present, I believe. Okay. Radhika present. Yash. Yash not present. Pranay. Aryan, sorry. Aryan present. I'll just make this in. Yeah. Shruti not present. Rahul not present. Okay. Thank you very much, A Division. It was great having you here. Thank you. We'll meet you soon. Okay, I just delete all these dates. Zero 5 8 20. Okay. So bye. Thank you. Yes, recorded. Send the recording because of network issues. Okay, Shubhaila, I will send it. No problem. I will send it today itself. हो जाएगा. Thank you very much. So Ashok Prajapati present. Anuja present. Nilesh not present. Riya present. Dhaval was present, right? Yeah. Yes. Lokik is present. Yes. Dheeraj. Okay, where is Dheeraj? Kashish present. Yuvraj not present. Jagveer not present. Dheeraj present. Shreyas not present. Abhishek present. Sahil present. Yash Jain present. Tushar not present. Dhanshri present. Priyank not present. Aniket not present. Yash Trivedi not present. Yash Kadam present. Shubham Pal present. Ritesh Skeptic present. Omkar present. Gautam
Gautam is not present. Nitesh Verma, not present. Dheeraj Prajapati, present sir. He had issues. Okay. Who is it? Yash Trivedi. He said in okay chat number 19. Yash Trivedi. Okay, he was present. Fine, fine. Dheeraj Prajapati is not present, right? Okay. Atharva is present. Great. And we have C division now. So thank you, B division. It was great having you here. Very nice to meet you. Hope to meet you soon. Milenge. Thank you. So again, 0, 5, 8, 20. Okay. So now Pratmesh present. Mohit not present. Mayur not present. Vikas present. Harsh present. Anand Kumar Yadav present. Shiva, I think Shiva is not present. Nikhil, who is present? Shiva. Mayurpal is present. Mayurpal, okay, Mayurpal is present. Fine, fine. Nikhil, not present. Mithil, not present. Akanksha, present. Shivam Prajapati, present. Shubham, not present. Arjun, okay, he's not present. Rohan, present. Okay, fine. Chetan, not present. Abhishek, not present. Yash Kevat, not present. Ashutosh, not present. Habib, not present. Bhushan, okay, Umay is present. Okay. Bhushan, okay, no issues. Bhushan is not present. Manish Prajapati, not present. Narendra, not present. Rohit, present. Atif, not present. Saiban Ali, okay, Saiban is not present. Okay, so it was great having you here. I hope to meet you soon. Thank you all very much. It was great having you. Yes. Who is present? Atif is present. Okay. Fine. Okay, done. Thank you. So have a great day and stay safe at home. Thank you. Meet you soon. Bye, everybody. Bye bye. Enjoy. Have a great day.